Hello, everyone. So, very good morning to all of you. Yes, so in the previous class, we have started up with the aspects of volcanism, and today we will carry the session in relation to the volcanism only, where we will discuss the various landforms which will be formed when any volcanic activity will take place. Right. But before that, we need to understand there are so many constituents of volcano. So anytime when you will receive any question in relation to the impact of volcano, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसके constituents के कारण ही different impacts we can observe जब भी volcano की बात होगी. और उन impacts में जैसे हमने देखा, अगर कोई भी volcano बाहर आता है या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, उस सिनेरियो में गैसेस बाहर आएंगी एंड अलोंग विद दैट मैग्मा एज वेल एज वाटर वेपर एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल विल कम आउट. सो दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनो. चैट चला देना. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे, बट लैंडफॉर्म्स को समझना इज द की राइट नाउ. बिकॉज जब भी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और मैग्मा बाहर आता है, तो उस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं. देयर आर सम लैंडफॉर्म्स विच विल बी फॉर्म्ड जब मैग्मा बाहर आ जाएगा अर्थ के सरफेस से, जिनको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं. और देयर आर सम लैंडफॉर्म्स जहां पे मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा, अर्थ के इंटीरियर में ही जम जाएगा, उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. राइट. अब इस पूरे सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे, फिर हम वोल्केनोज के इंपैक्ट्स देखेंगे, फिर इसका एक अप्लाइड पार्ट देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है और इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पे उनको फुलफिल करने के लिए और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जियोथर्मल पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द जियोथर्मल एनर्जी. सो लेट्स बिगिन नाउ, वेयर वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द वोल्केनो वर्सेस वोल्केनिज्म. यस, पिछली क्लास में हमने देखा वोल्केनो जो है वो तो बहुत ही छोटा पार्ट है वोल्केनिज्म का, जिसमें सिर्फ जो वेंट होता है उस वेंट को ही वी से दी वोल्केनो. Volcano is nothing but the vent or an opening through which magma, pyroclastic material, gases, right, और ये सारी वाटर वेपर ये सब बाहर आते हैं, उन सबको बोलते हैं हम वोल्केनो. वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस एक्टिविटी, जिसमें मैग्मा का बनना, मैग्मा के बनने के बाद कन्वेक्शन करंट के थ्रू उसका बाहर आना, जब बाहर आएगा उसके बाद उस मैग्मा का सॉलिडिफाई होना और उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होना. दिस ऑल प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज वोल्केनिज्म. देन वी सॉ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनो. हमने देखे वोल्केनो के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. वन वी कॉल एज द गैसेस और वाटर वेपर, गैसेस और वाटर वेपर. सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट वोल्केनो का जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मैग्मा. और मैग्मा को हम मैग्मा कहते हैं जब वो अर्थ के इंटीरियर में है, और इसको लावा कहा जाता है जब वो अर्थ के बाहर आ जाता है. बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको एक जैसा ही यूज कर रहे हैं. सो यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड वेदर आई एम स्पीकिंग मैग्मा और लावा. मेरा कहने का मतलब हमेशा वही होगा कि जब मैग्मा बाहर आ रहा है तो उसको आप लावा बोलेंगे, जब मैग्मा अंदर है तो उसको मैग्मा ही बोला जाएगा. Then third constituent of volcano is the broken material और pyroclastic material. ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या है? जैसे कि वोल्केनिक डस्ट हो गई, वोल्केनिक ऐश हो गई, उसके साथ साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल में पेबल्स, वोल्केनिक बॉम्ब्स, स्टोन, ये सारे के सारे किसका पार्ट होंगे? पायरोक्लास्टिक मटेरियल का. और मैग्मा में हमने देखा कि दो तरीके का मैग्मा होता है.
एक मैग्मा होता है एसिडिक और एक मैग्मा होता है बेसिक। एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा का डिफरेंस हमने जाना था पिछली क्लास में, और यहां पे ही सारी की सारी कहानी छुपी है पूरे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। राइट, अब सब लोग ये कहते हैं कि जब भी एसिडिक और बेसिक मैग्मा है तो इससे ये मैग्मा कब बाहर आएगा, कौन सा मैग्मा बाहर आएगा, तो इसमें आप और मैं दोनों नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मैग्मा कब बाहर आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा आई विल ऑलवेज यूज दिस वर्ड जनरली। राइट, और बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अर्थ के अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हम सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग वी डिसाइड कि अच्छा जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी तो आप लोग जवाब देंगे कि कौन सा मैग्मा बाहर आएगा, जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी तो कौन सा मैग्मा बाहर आएगा। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का केस होगा उसमें एसिडिक मैग्मा जनरली बाहर आता है और डाइवर्जेंट प्लेट में जनरली बेसिक मैग्मा बाहर आता है। अब यहां पे हमें इतना ज्यादा फसी नहीं होना है, इतना ज्यादा अड़ियल नहीं होना है कि हम सोचेंगे कि अच्छा ये एसिडिक मैग्मा ही क्यों है, ये बेसिक मैग्मा ही क्यों बाहर आ रहा है। वी जस्ट नीड टू लर्न समथिंग। इसीलिए ज्योग्राफी को साइंस नहीं सोशल साइंस के अंदर कैटेगराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज का लॉजिक तो है बट मैथमेटिकल प्रूवन थिंग्स बहुत कम है, क्योंकि ऐसे सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस के लिए हम मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल्स की ओर तो चले जाते हैं। क्या वो मॉडल यूनिवर्सली लागू होगा या नहीं होगा उस पे डिबेट्स रहते हैं। आज अगर ये सिचुएशन है तो कल को कोई नया जियोग्राफर आया, उसने अपनी स्टडी की, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? हाँ जी सर, ये चेंज हो जाएगा। राइट, कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से ये मैग्मा सारा का सारा बाहर आता है। और ये जो मैग्मा है, ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये पूरी धरती की प्लेट्स को क्या करते हैं, हिला देते हैं। राइट, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। राइट, सो अब हमें इस चीज को मानते हुए मैं पहले ही तुम्हारे जो भी मन में विचार आने वाले हैं उनके बारे में बात कर चुका हूं कि हमें जब भी जिस बार मैं बोलूंगा एसिडिक होगा तो वो एसिडिक होगा, जब मैं बोलूंगा बेसिक होगा तो वो बेसिक होगा। उसमें भी हमने ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर लिया है कि एसिडिक मैग्मा बाहर आएगा जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होंगी और बेसाल्टिक और बेसिक मैग्मा बाहर आएगा जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होंगी या हॉटस्पॉट्स होंगे, अगर आपको कल की स्लाइड का रिवीजन किया हुआ है तो। राइट, अब ये एसिडिक और बेसिक मैग्मा, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, this classification is done on the basis of chemical composition. This classification is done on the basis of chemical composition. केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। यानी कि इस मैग्मा में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से मिनरल्स होंगे, देन it will be the deciding factor whether the magma will be acidic or basic. तो हमने देखा था कि जो एसिडिक मैग्मा है और सेकेंड मैग्मा इज द बेसिक मैग्मा। जो एसिडिक मैग्मा है, दिस मैग्मा इज हैविंग हाई कंटेंट ऑफ सिलिका एंड लेस कंटेंट ऑफ आयरन। आयरन का कंटेंट कम है और सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है, और ये कंपैरेटिवली लाइट होता है इन कलर में कंपैरेटिवली क्या है, लाइट होता है। जितना बेसाल्टिक डार्क है उतना डार्क यहां पे ये मैग्मा नहीं दिखेगा। इसकी जो विस्कोसिटी है दैट इज कंपैरेटिवली हाई, इस वजह से ये फ्लूइडिटी जो है इसकी वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। अगर इसकी फ्लूइडिटी कम है तो मुझे ये पता लग गया कि यहां से जब मैग्मा ने बाहर आने की कोशिश करनी है तो ये आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बाहर आने की कोशिश करेगा ये जम जाएगा,
इसीलिए इस मैग्मा के साथ वॉयलेंट इरप्शंस देखे जाते हैं, वॉयलेंट इरप्शंस देखे जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं इसीलिए ऐसा गला मेरा खराब हो रखा है, बट स्टिल आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। वॉयलेंट होगा, उसके साथ साथ जैसे ही ये बाहर आएगा, बाहर आते ही इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, और जैसे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा वैसे ही हमने देखा कि इस तरीके के मैग्मा में पीक्स बनते हैं। कौन से पीक्स बनते हैं? वोल्केनिक पीक्स बनते हैं, जिनको वोल्केनिक माउंट्स हम कहते हैं। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहता हूं मैं यहां पे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके का मैग्मा जनरली इस तरीके का मैग्मा सेंट्रल इरप्शन से बाहर आएगा? यस और नो? इस तरीके का मैग्मा सेंट्रल इरप्शन से बाहर आएगा। देन बेसिक मैग्मा की अगर हम बात करें तो इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है और सिलिका का कंटेंट कम होता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर लोहा है और लोहा होने के कारण भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। नहीं मेरे दोस्तों, बात यह है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दो मैग्मा का, राइट। भले ही हमारे लिए ये कम ज्यादा हो रहे हैं, बट फिर भी इनका जो ओवरऑल जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हजारों डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, राइट। देन अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो ये कंपैरेटिवली डार्कर इन कलर होगा। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या इसकी विस्कोसिटी, इसकी फ्लूइडिटी, इसका गाढ़ापन कम होगा? हाँ जी सर, कम होगा। और अगर इसकी विस्कोसिटी कम है तो इसकी फ्लूइडिटी कंपैरेटिवली क्या होगी जी? ज्यादा होगी। और क्या ऐसे तरीके का मैग्मा जब बाहर आएगा तो वो बहुत ही साइलेंटली बाहर आएगा? हाँ जी सर, साइलेंट इरप्शन होगा। और क्या इस तरीके के मैग्मा में, साइलेंट इरप्शन के बाद क्या इस तरीके के मैग्मा में हमें प्लेटू का फॉर्मेशन दिखेगा? हाँ जी सर, आपने बोला था जनरली इसमें क्या बनते हैं? प्लेटूज बनते हैं। अब एक बात और बताओ, क्या ये मैग्मा किस तरीके के, राइट, किस तरीके के वेंट से बाहर आएगा? जब हम बात करते हैं एसिडिक मैग्मा की तो हमने देखा इसका इरप्शन है सेंट्रल इरप्शन, बहुत शानदार शादाब। क्या ये फिशर टाइप में बाहर आएगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ फिशर टाइप। ये फिशर टाइप जब होगा उसके केस में बाहर आएगा और ये प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा। मुझे एक बात बता दें, बेसिक मैग्मा का जो एग्जाम्पल है, क्या बेसाल्टिक रॉक्स हैं? हाँ जी सर, आपने ये याद करना भी बहुत आसान है, बेसिक बेसाल्टिक, वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। और ज्यादा आयरन होने पर भी मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों? अरे मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है, कंपैरिजन टू एसिडिक मैग्मा द मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। और तुम्हारे को ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ सिलिका और आयरन होंगे, नहीं, इसमें बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, राइट। वो बहुत सारे दूसरे मिनरल्स भी इस मेल्टिंग पॉइंट को कम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक एग्जांपल दे दो एसिडिक मैग्मा का। एसिडिक मैग्मा का एग्जांपल सर जी आपने बोला ग्रेनाइटिक भी हो सकता है, और उसके साथ साथ एंडेसाइटिक टाइप का मैग्मा जो होगा वो भी जनरली किस कैटेगरी में फॉल करेगा? एसिडिक की कैटेगरी में फॉल करेगा। और जो बेसाल्टिक मैग्मा जो ब्लैक कलर का होगा, इससे डार्क कलर का होने के कारण ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा, और ब्लैक सॉइल से हमने देखा कि इसके अंदर कॉटन का कल्टीवेशन भी किया जा सकता है। और कॉटन कल्टीवेशन से हमने देखा था हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। ये तो हमने एसिडिक और बेसिक दोनों मैग्मा की बात की, राइट। अब किसी के मन में यह सवाल आता है कि सर क्या बेसिक मैग्मा ओशियन से बाहर आ रहा है, या और जो कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है वहां से एसिडिक मैग्मा बाहर आ रहा है? नहीं। अब एक बात आप हमेशा ये याद रखेंगे, दो चीज मैं बता रहा हूं यहां पे जिससे आपको लार्जली पता लग जाएगा कि मैग्मा कौन सा होगा, लार्जली पता लग जाएगा।
राइट, उसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट लार्जली यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हेन व्हाट टाइप ऑफ मैग्मा विल कम आउट। अगर मैं बात करूंगा हमेशा, ये अब जो बात बोल रहा हूं प्लीज मेक श्योर ये स्टार मार्क बात है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, यानी कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव कर रही होंगी, चाहे वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, चाहे वो कॉन्टिनेंट ओशियन है या ओशियन ओशियन है, इन प्लेट्स के केसेस में जब ये दोनों एक दूसरे की ओर अग्रसर है, कन्वर्ज कर रही हैं, तो मुझे जवाब दो किस तरीके का मैग्मा बाहर आना चाहिए, फटाफट जवाब दो। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है वो पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट करें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कि जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी तो एसिडिक मैग्मा बाहर आएगा। ठीक है जी। और जब भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, तो चाहे वो ओशियन में डाइवर्जेंस हो रहा हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट में डाइवर्जेंस हो रहा हो, जब भी डाइवर्जेंस होगा तब हमेशा बेसिक और बेसाल्टिक मैग्मा, बसाल्टिक और बेसिक मैग्मा बाहर आएगा। दूसरी बात। तीसरा, जब हॉटस्पॉट्स होंगे, जब हॉटस्पॉट्स होंगे तब इस केस में कौन सा मैग्मा बाहर आने के चांस हैं? हाँ जी सर, हॉटस्पॉट के केस में भी बसाल्टिक मैग्मा के बाहर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डन एवरीवन, आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया नाउ। फेयर इनफ। जब हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी पढ़ी थी तब उसमें भी मैंने बार बार बोला था कि कौन सा मैग्मा बाहर आ रहा है, कि बेसाल्टिक और बेसिक मैग्मा बाहर आ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सॉ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तब हमने देखा था कि बहुत सारे पीक ऐसे हैं जो कि वोल्केनिक पीक्स हैं, और वो वोल्केनिक पीक्स जनरली किससे बनते हैं? एसिडिक मैग्मा से। इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, वो होगा हवाई आइलैंड। वो पीक क्यों बनेगा? क्योंकि वो कारण है हॉटस्पॉट का। बस ये स्लाइड आपके लिए मास्टर स्लाइड है। नाउ नोबडी विल आस्क मी वन थिंग, दैट हॉटस्पॉट अभी क्लास में करवाऊंगा, आज हॉटस्पॉट से ही शुरुआत करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। राइट, वाई नहीं पूछना है, ये नहीं पूछोगे कि क्यों ऐसा आएगा, मैं ये कह रहा हूं तुम क्यों तैयारी कर रहे हो। राइट, तो ये नहीं है, वाई इज नॉट आंसर्ड हियर। वाई? बिकॉज मैं अर्थ के नीचे जाके देख नहीं सकता कि हॉटस्पॉट में भाई बेसिक मैग्मा क्यों है, या मैं उसको चेंज करूं, या मैं कृष्ण भगवान की तरह पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा लूं। ना रे ना, ऐसा नहीं है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, बस हमें इस चीज को याद रखना है कि हां, जब भी ये मैग्मा आएगा बेसाल्टिक, तो ये दो केसेस होंगे, या जब एसिडिक मैग्मा आएगा तब ये केस होगा। दैट्स इट। लार्जली हमें इसी चीज को याद रखना है, दैट इज इट। इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रखना। यस, कुछ एक्सेप्शन देखे जाते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो। राइट, माउंट किलिमंजारो जो है वो एक एसिडिक मैग्मा है और डाइवर्जेंट प्लेट के साथ एसोसिएटेड होगा, वो कुछ और समय में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जाने कि जो कन्वर्जेंट प्लेट है उसमें कौन सा मैग्मा आएगा, दिस बेसाल्टिक मैग्मा या बेसिक मैग्मा एक ही होता है, और हॉटस्पॉट्स में भी ये मैग्मा आएगा। राइट, अब हम, मेरे को नहीं पता, अब जिसको जो डाउट आता है वो आता रहे, आई एम हार्डली कंसर्न्ड, बिकॉज इफ यू विल नॉट कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, देन डेफिनेटली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, नॉट मी। Fair enough, guys. I have given you the master slide where I have told you that this is the situation. इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को नहीं पता ओशियन के नीचे ग्रेनाइट है कि नहीं है। तू गया है क्या? मैं गया हूं? कोई भी नहीं गया ना। तो इसलिए इट इज जस्ट समथिंग वी हैव एनालाइज्ड ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी वांट टू डिस्कस हियर राइट नाउ इज, लिसन टू मी केयरफुली। In the previous class, we started up with the volcanic landforms. फिर हमने स्टार्ट किया
वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और ये मेरी मास्टर स्लाइड होगी, इसी स्लाइड में हम सारी चीजों को खत्म करेंगे और फिर एक स्लाइड में पूरा वोल्केनो जो है वो रिवाइज करवा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहें। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि दो तरीके के इरप्शन होते हैं। हाँ जी, सर ने बताया था, एक तो होता है सेंट्रल इरप्शन, एक होता है फिशर इरप्शन। एक होता है फिशर इरप्शन। जब सेंट्रल इरप्शन होता है तो जनरली बनते हैं वोल्केनिक पीक्स, और उन्हीं वोल्केनिक पीक्स को हम नाम देते हैं वोल्केनिक कोन्स। उनको हम नाम देते हैं वोल्केनिक कोन्स, राइट। वोल्केनिक कोन्स के हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की बात करना चाहते हैं, हम ध्यान से समझें। पहला वोल्केनिक कोन हम पिछली क्लास में पढ़ के गए, जो था स्ट्रेटो वोल्केनो, जो था स्ट्रेटो वोल्केनो। इसी स्ट्रेटो वोल्केनो को हम कॉम्पोजिट वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं, कॉम्पोजिट वोल्केनो के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए, ये भी आपने मुझे बता दिया कि इसको हम कॉम्पोजिट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। मेरा सवाल तुमसे ये है कि इस कॉम्पोजिट वोल्केनो में किस तरीके का मैग्मा बाहर आएगा। पहली बात तो यह है कि क्या इसमें सेंट्रल इरप्शन होगा। जी सर, इसमें सेंट्रल इरप्शन होगा, और इसमें क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं, और जो ये लेयर्स बन रही हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटा के डेवलपमेंट के कारण ही हम कॉम्पोजिट वोल्केनो कहते हैं, राइट। अब इसको समझें कि जब हम कॉम्पोजिट वोल्केनो में देखेंगे तो मुझे किसी ने बोला सर एसिडिक मैग्मा बाहर आएगा। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं, उनकी बात से एकदम सहमत हूं। इसीलिए अगर आपने ध्यान से अपनी पीपीटी को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम लावा के टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसको मैंने समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले तो एक ही चीज यूज की थी, वो थी एसिडिक मैग्मा, राइट, और एसिडिक लावा। बट यहां पे इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, कॉम्पोजिट लावा और कॉम्पोजिट मैग्मा। और तीसरा इसको क्या बोला गया, एंडेसाइटिक लावा। और चौथा इसको बोला गया स्ट्रेटोवोल्केनिक लावा। क्या ये सारे के सारे वर्ड सेम हैं? फटाफट जवाब दें। शायद आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी कॉम्पोजिट वोल्केनो बनेगा, स्ट्रेटोवोल्केनो बनेगा, तो उस केस में एसिडिक मैग्मा बाहर आएगा। और जब एसिडिक मैग्मा बाहर आएगा तो वो किस तरीके का है, एंडेसाइटिक प्रकार का है। अब फटाफट जवाब दें, हैव यू गॉट दिस आइडिया? फेयर इनफ। जो समझदार बच्चे हैं उनको एक बारी में समझ में आ गया कि ये बात है। इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लावा तब बाहर आएगा जब कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंस होगा। हां जी सर, जब कन्वर्जेंस होगा तब ये बाहर आएगा। अब ये कन्वर्जेंस में मेरे मन में सवाल आता है कि कन्वर्जेंस तो सर आपने तीन तरीके का बताया था। कन्वर्जेंस तो आपने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बताया, कॉन्टिनेंट ओशियन बताया, और ओशियन ओशियन बताया। मैंने तुमसे सवाल पूछा कि क्या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में आएगा बाहर? नहीं, क्योंकि ये तो बात तय है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में तो वोल्केनिज्म होता ही नहीं है, वोल्केनो बाहर आएगा ही नहीं। बट कॉन्टिनेंट ओशियन और ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस जब होगा तो क्या इसमें मैग्मा बाहर आएगा? हां जी सर, इसमें तो मैग्मा बाहर आएगा। अब जब इन दोनों में मैग्मा बाहर आएगा तो जनरली कौन सा मैग्मा होगा? सो जनरली दिस मैग्मा वुड बी एसिडिक और एंडेसाइटिक इन नेचर, एसिडिक और एंडेसाइटिक इन नेचर। और इसमें भी हमने देखा कि अगर ये मैग्मा एसिडिक और एंडेसाइटिक है तो क्या, अभी तो आपने बोला कि कॉम्पोजिट कोन्स बनेंगे, तो ये कोन्स का मतलब माउंटेनियस पीक्स बनेंगी। अब ये माउंटेनियस पीक्स के नाम बता दो। माउंट वेसुवियस, बहुत बढ़िया, माउंट स्ट्रोम्बोली, और मुझे बता दो ये दोनों कहां पे हैं, माउंट वेसुवियस एंड माउंट स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना, ये तीनों माउंट्स कहां पे हैं? फटाफट जवाब दो मुझे। Yes, where these three mounts are, I am waiting. बहुत बढ़िया, this is, these all are in the Italy, right? बहुत बढ़िया। बाकी सबका तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, इक्वाडोर, रिंग ऑफ फायर, नो, ये सारे कहां पे हैं? इटली के अंदर हैं,
राइट अब हम अगर इनके एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करें, मैंने जब यहां पे आपके साथ ये चीज डिस्कस की है, चलिए वापस आ जाते हैं यहां पे। एसिडिक मैग्मा आएगा तो इसमें मुझे माउंट्स बता दें। हाँ जी सर, आपने बोला माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सारे कहां पे हैं सर? ये तो इटली में है। राइट ये सारे तो कहां पे हैं? इटली में। अब किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, मेरा ऐसा मन है कि उसका जवाब ना दिया जाए, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि उन्होंने सवाल पूछा सर ओशियन, ओशियन में क्यों बाहर आएगा? अरे बावले, इतनी बार तो बता दिया कि ओशियन, ओशियन में सबडक्शन होता है तो मैग्मा बाहर आता है। राइट उसके बाद इटली के बाद हमने देखा माउंट फूजी। मेरा एक सवाल है तुमसे, फटाफट जवाब देना, माउंट कारकातोआ कहां पे है? माउंट कारकातोआ कहां पे है? फटाफट जवाब दो। देन वी हैव सीन माउंट कुक, माउंट मेयोन। राइट उसके अलावा चिम्बराजो, अकोनकागुआ, माउंट ओजस डेल सेलेडो। उसके बाद हमने देखा माउंट शास्ता, माउंट हुड। दीज ऑल आर व्हाट वी कॉल एज दी स्ट्रेटोवोल्केनोस। बहुत शानदार जवाब सबने जिन्होंने दिया कि माउंट कारकातोआ इज इन इटली, माउंट कारकातोआ इज इन इटली। तो ये सारे वोल्केनोस कौन से हैं? दीज ऑल वोल्केनोस आर दी स्ट्रेटोवोल्केनोस। इतना हमने पढ़ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहीं पे जब मैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो इन्हीं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को मैंने बोल दिया कि दे आर दी, पहला सवाल का जवाब देना, ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है या इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है? फटाफट जवाब दें। वोल्केनिक कोन्स में हमने पहला पढ़ा स्ट्रेटोवोल्केनो। दूसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कॉल इट एज द पैरासाइटिक कोन्स। पैरासाइटिक कोन्स बहुत ध्यान से समझना ताकि आगे की ओर दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, आगे दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, थोड़ा ध्यान से समझना। पैरासाइटिक कोन्स क्या होता है? पैरासाइट्स क्या करते हैं? पैरासाइट्स किसी भी दूसरी होस्ट बॉडी पे आके अपना निवास करते हैं और उस बॉडी से सारा का सारा मिनरल और न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। सिमिलर टू दैट व्हाट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर बन गया एक वोल्केनो। और ये किस तरीके का वोल्केनो है मेरे भाइयों? ये वोल्केनो है कॉम्पोजिट वोल्केनो। कौन सा वोल्केनो? कॉम्पोजिट वोल्केनो। राइट और ये बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई एम सेइंग दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो, तो आपने जवाब दिया सर ये तो कॉम्पोजिट टाइप का वोल्केनो है। और कॉम्पोजिट वोल्केनो में क्या मैग्मा एसिडिक है? हां जी सर, मैग्मा एसिडिक है। तो क्या कॉम्पोजिट वोल्केनो में मैग्मा बहुत बार बाहर आएगा? सर कोशिश तो करेगा बट आ पाएगा नहीं। बट जब बाहर आने की कोशिश कर रहा है और जिस समय बाहर आ गया उस समय तो कौन सा इरप्शन होगा? मेरे को किसी ने बोला कि सर इरप्शन तो होगा बहुत शानदार, दैट इज वायलेंट इरप्शन, दैट इज वायलेंट इरप्शन। मैंने बोला यहां पे क्या हो रहा है? मैग्मा बाहर, अब ये कॉम्पोजिट कौन बन गया, बनने के बाद जब ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो आ नहीं पा रहा, तो मैग्मा बावला क्या करेगा? ये जगह ढूंढेगा, वीक रॉक्स ढूंढेगा। जो ये कॉम्पोजिट वोल्केनो बन गया है ना, उसके अंदर एक वीक रॉक ढूंढेगा। और जब इसकी वीक रॉक की इसको जगह मिली तो मान लो उसको यहां से जगह मिल गई बाहर आने की। अगर इन दो जगहों से इसको बाहर आने की जगह मिली तो क्या ये यहां से इरप्ट हो जाएगा? मैं कहता हूं शानदार तरीके से इरप्ट होगा, कोई फाइट ही नहीं है इसकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो बाहर आ नहीं पा रहा,
राइट, जहां जहां इसको साइड्स में जगह मिली वहां वहां भाई ने क्या किया, अपना वेंट जनरेट किया और उसके बाद इस वेंट से बाहर आ गया, इस वेंट से बाहर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो इस वेंट से बाहर आया हुआ मैग्मा है, ये जब सॉलिडिफाई होगा तो इसका होस्ट बॉडी कौन है? होस्ट बॉडी इज द कंपोजिट वोल्केनो, होस्ट बॉडी इज द कंपोजिट वोल्केनो। और खुद क्या हुआ, ये पैरासाइट के रूप में किसके ऊपर आके जम गया? पैरासाइट के रूप में जम गया कंपोजिट वोल्केनो के ऊपर। इसी तरीके के कोन्स को बोला जाता है पैरासाइटिक कोन्स, राइट। इन दिस कोन व्हाट हैपेंस, देयर आर सेवरल, नहीं ये फिशर टाइप नहीं है। क्यों फिशर टाइप नहीं है? क्योंकि यहां पे एसिडिक मैग्मा है, एसिडिक मैग्मा है, इसीलिए फिशर नहीं, सेंट्रल इरप्शन के रूप में ही बाहर आ रहा है। अब होता क्या है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन दिस मैग्मा इज नॉट एबल टू एस्केप आउट ऑफ दिस, देन व्हाट हैपेंस, उस सिनेरियो में सेकेंडरी ब्रांचेस ओरिजिनेट होने लगती हैं। उन सेकेंडरी ब्रांचेस से जो ये वाली पाइप थी, दिस अर्लियर पाइप, ये वाली जो पाइप थी, ये अर्लियर दिस पाइप इज द मेन फीडर पाइप। ये कौन सी पाइप है? मेन फीडर पाइप है, जहां से मैग्मा पहले बाहर आ रहा था। अब इस मेन फीडर पाइप के बाजू में एक सेकेंडरी ब्रांच ओरिजिनेट हुई, दिस इज द सेकेंडरी ब्रांच, दिस इज द सेकेंडरी ब्रांच ऑफ मैग्मा, और इस सेकेंडरी ब्रांच से मैग्मा बाहर आ गया, राइट। तो इसमें हमने सोचना है कि इस तरीके के मैग्मा को, इस तरीके के कोन्स को क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक कोन। और ऐसा होता है माउंट शास्ता के साथ, ऐसा होता है कहां पे? माउंट शास्ता के साथ। हां जी, ये भी वॉयलेंट होगा, और ये बहुत बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है किसका? यूपीएससी का। माउंट शास्ता के साथ भी ऐसा ही होता है, राइट। इस तरीके के मैग्मा को हम बोलते हैं, इस तरीके के मैग्मा को हम बोलते हैं पैरासाइटिक, इस तरीके के लैंडफॉर्म्स को हम बोलते हैं पैरासाइटिक कोन्स, राइट। अब हम बात करना चाहते हैं कुछ और कोन्स की, जो कि यहां पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, बट आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मैंने कल बोला था कि जनरली जो कोन्स बनते हैं, मेरा तुम लोगों से सवाल है कि इन दोनों से कौन सा मैग्मा बाहर आ रहा है? कौन सा मैग्मा बाहर आ रहा है इन दोनों से, एसिडिक और बेसिक? सिद्धार्थ जी का सवाल है, मैग्मा ऊपर से बाहर क्यों नहीं? उसकी मर्जी भाई, साइड में से आना था उसने, क्यों नहीं बाहर आया? क्यों का जवाब नहीं होता रे, क्योंकि एसिडिक मैग्मा इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा था। इन दोनों में किस तरीके का मैग्मा है? बहुत शानदार, एसिडिक मैग्मा है। और एसिडिक मैग्मा जनरली क्या बनाते हैं? वोल्केनिक कोन्स बनाते हैं। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? यस और नो? इज देयर एनी एक्सेप्शन इन दिस? यस, इसमें एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? शील्ड वोल्केनो और शील्ड कोन। इसमें जो एक्सेप्शन है उसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं, दैट एक्सेप्शन इज द शील्ड कोन। ये एक्सेप्शन कौन सा है? शील्ड कोन है। अब खुद सोचो कि शील्ड कोन इसका एक्सेप्शन क्यों हुआ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि जनरली कोन जब बनते हैं, जब कोन बनते हैं तो मैग्मा बाहर आता है एसिडिक, बट यहां पे बेसिक मैग्मा बाहर आ रहा है, और इसीलिए इसको बेसिक लावा कोन कहते हैं। इसका कारण क्या है थोड़े समय में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ एक चीज को जाने कि जो ये शील्ड कोन होते हैं उसमें मेरे को जवाब दें, जब ये कोन बनता है, दिमाग लगा के जवाब देना है, दिमाग लगा के। जब ये कोन बनता है तो इस कोन में सेंट्रल इरप्शन से बनता है या फिशर इरप्शन से? सेंट्रल इरप्शन से बनता है या फिशर इरप्शन से? फटाफट जवाब देना है। बहुत बढ़िया, ये है सेंट्रल इरप्शन से। शिवानी, यू आर परफेक्टली राइट। ये बनता है सेंट्रल इरप्शन से। फिशर इरप्शन से तो प्लेटू बनते हैं, हमने देखा। तो अब यहां पे है क्या? यहां पे हुआ सेंट्रल इरप्शन,
सेंट्रल इरप्शन हुआ और सेंट्रल इरप्शन में यहां पे एक मैग्मा बाहर आया। जब सेंट्रल इरप्शन से मैग्मा बाहर आएगा तो क्या मैग्मा दोनों तरफ फ्लो करेगा? हां जी मेरे दोस्तों, दोनों तरफ फ्लो करेगा। बट एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा में फर्क है। ये किस तरीके का मैग्मा है? बेसिक मैग्मा है। एसिडिक और बेसिक मैग्मा में फर्क सर ने यह बताया था कि एसिड तो वहीं जम जाता है बट बेसिक थोड़ा दूर जाके जमेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इस तरीके के कोन्स में जब मैग्मा बाहर आ रहा है, दिस मैग्मा विल ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दिस मैग्मा विल ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यस और नो? बहुत बढ़िया, ये मैग्मा बहुत लंबे दूरी तक ट्रेवल करेगा, बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करेगा। अब सवाल ये है, बिकॉज ऑफ हाई फ्लूइडिटी दिस मैग्मा विल ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ हाई फ्लूइडिटी। हाई फ्लूइडिटी। अब मुझे एक जवाब दे दे फटाफट, दिमाग आप सब लोगों में बहुत अच्छा है। आप लोग ये बताएंगे कि क्या ऐसे मैग्मा की हाइट बड़ी होगी या एरिया बड़ा होगा? राइट, यस, ब्लैक सोइल बनेगी। क्या इसकी हाइट बड़ी होगी या इसका एरिया ज्यादा बड़ा होगा? हाइट बड़ी होगी या एरिया? जी दीपांशु, सोइल ब्लैक होगी मेरे दोस्त, एरिया बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े यानी कि लार्जेस्ट वोल्केनोज जो होते हैं वो शील्ड वोल्केनो होते हैं। लार्जेस्ट मतलब बड़े। और अगर मैं बोलूं हाईएस्ट वोल्केनो कौन से होंगे तो फटाफट जवाब दें। हाईएस्ट वोल्केनो तो है स्ट्रेटो वोल्केनो, दे आर दी हाईएस्ट, क्योंकि इनकी हाइट बड़ी है, क्योंकि ये पीक्स बना रहे हैं। ये एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट है। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन से हैं? दीज बेसिक लावा कोन्स। और जो ये हाईएस्ट वोल्केनो है वो कौन है? स्ट्रेटो वोल्केनो है। बहुत शानदार, ये बात हमें समझ में आ गई तो हमारा आगे का काम खत्म हो गया। अब ऐसे एग्जाम्पल समझाएं कि शील्ड कोन कहां पे मिलेगा। शील्ड कोन का परफेक्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है एक जगह पे जिसका नाम है हवाई आइलैंड्स। जिसका नाम है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका नाम है हवाई आइलैंड्स। कौन सा आइलैंड? हवाई आइलैंड। और इस हवाई आइलैंड पे एक माउंट है जिसका नाम है मोना लोआ और मोना किया। मोना लोआ एंड मोना किया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? शील्ड वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं। आई होप नाउ इट इज कवर्ड एग्जैक्टली कि ये मोना लोआ मोना किया है। इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया और इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। आई होप यहां तक कवर हो गया सबका, यस और नो? जी दोस्तों फटाफट बताएं, बहुत अच्छे। अब बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। राइट, वो डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी तक, आज तक कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कंप्लीटली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, वी डू नॉट हैव solution, we do not have the conclusion in relation to those particular topics. So what I am going to start right now here is the topic which is very interesting and very important, the topic of hotspots. और इसका रेलेवेंस तो आपने पहले भी देखा है जब हमने रीयूनियन हॉटस्पॉट की बात की थी। और रीयूनियन हॉटस्पॉट में हमने देखा था कि मैग्मा बाहर आता रहता है। राइट, अब एक बात मैं सवाल देख रहा हूं, किसी ने पूछा शील्ड वोल्केनो प्लेटू नहीं बना रहा। नहीं रे दोस्त, प्लेटू अलग होता है। क्यों प्लेटू बनता? अगर वो इरप्शन सेंट्रल ना होके फिशर इरप्शन होता। बिल्कुल सही जवाब दिया किसी ने कि वो सेंट्रल इरप्शन था, इसीलिए ये प्लेटू नहीं बना। ये क्या बना? कोन बना। राइट, अगर वो फिशर इरप्शन होता,
अगर वो फिशर इरप्शन होता तो वो प्लेटू बन जाता, राइट। अब ये प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई एम सॉरी, यू कैन, बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से बढ़ा रहा हूं तो ध्यान से समझना। एक फिशर कब होगा? जब फिशर होगा तब तुम्हें पता है, राइट। और मैंने ये बोला ये कौन सा एस्पेक्ट है? दिस इज एन एक्सेप्शन। ये कौन सा केस है? ये एक्सेप्शनल केस है। और इसी एक्सेप्शन को मानते हुए फिशर वोल्केनो, फिशर टाइप इरप्शन तब होता है जब भी हम क्या कर रहे हैं, फिशर टाइप इरप्शन, जब बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आ रहा है। बट यहां पे बेसाल्टिक मैग्मा होने के बावजूद भी क्या आ रहा है? सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन बोला। क्या पैरासाइटिक हाईएस्ट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट पैरासाइटिक इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट वोल्केनो, वो स्ट्रेटो वोल्केनो के ऊपर ही तो है। शील्ड वोल्केनो वॉयलेंट जनरली नहीं होते हैं, बट जब इनके अंदर पानी चला जाता है, तो जो ये गैसेस हैं, ये गैसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली और वॉयलेंटली बाहर आते हैं, राइट। जनरली ये वॉयलेंट नहीं होते, बट ऑब्वियसली मॉइस्चर होगा, गैसेस चली जाएंगी तो इनका वॉयलेंस देखा जा सकता है, राइट। रीयूनियन की मैग्मा ट्रेंड से बाहर आई थी। अरे क्या क्या बोल रहा है, मतलब खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। ये सेंट्रल टाइप पढ़ाया आपने? अरे बाकी सब लोगों को समझ में आया क्या? बाकी जो लिख रहे हैं, आई एम हार्डली कंसर्न्ड अबाउट नाउ, बिकॉज अगर आप दोबारा लेक्चर को शुरू से सुनेंगे तो ध्यान से समझ जाएंगे, राइट। अब मेरे से पूछा सर काराकोरम में क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज हो रही थी, रॉक्स बन गई, बस खत्म। ऑल राइट, चलो अब हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। बहुत ध्यान से समझना, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू दोज हु हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, राइट। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं उसको जानने की अगर हम कोशिश करें। लेट्स से इफ दिस इज वन ऑफ द प्लेट, मैं एक प्लेट बना रहा हूं, दिस इज द लिथोस्फेरिक प्लेट, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट का, इस लिथोस्फेरिक प्लेट, दिस इज द लिथोस्फेरिक प्लेट, एंड बिलो दिस लिथोस्फेरिक प्लेट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा। ये एक ऐसा चैम्बर है जिसको मैंने मैग्मा चैम्बर कहा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हॉटस्पॉट जो है वो ऐसे रीजन्स हैं जहां पे मैग्मा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डेप्थ से बाहर आता है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, मेंटल का जो लोएस्ट पार्ट है, वहां से मैग्मा अगर स्पेसिफिकली एक पाइप के रूप में बाहर आ रहा है। एक पाइप जानते हैं, पाइप का मतलब जैसे ये एक पूरी पाइप है, इस पाइप में एक मैग्मा का फ्लो बाहर आ रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोकेशंस इस दुनिया में ऐसी हैं जहां पे एक कंडुइट, एक पाइप से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। और मेरे को तो सर ने यह बताया था कि ये जो मैग्मा होता है, दिस मैग्मा इज बेसिक और बसाल्टिक मैग्मा, क्योंकि हॉट स्पॉट्स के साथ एसोसिएटेड मैग्मा कौन से होते हैं? बेसिक मैग्मा होते हैं। दिस मैग्मा rises in the form of conduit, एंड वो भी एक सबसे बड़ी बात यह है, फ्रॉम ग्रेटेस्ट डेप्थ, बहुत ही ज्यादा डेप्थ से बाहर आ रहे हैं, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेप्थ, राइट, इंटीरियर ऑफ अर्थ की, जो बहुत ज्यादा। पाइप के बारे में कैसे पता चला भाई? किसी ने
अपना थ्योरी दिया है, उसको पता चला तो उसने बता दिया, राइट। इसी पाइप को, इसी कंडुइट, कंडुइट मतलब पाइप होता है, इसी कंडुइट, इसी पाइप को बोला गया मेंटल प्लूम के नाम से, मेंटल प्लूम के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मेंटल प्लूम के नाम से जाना गया, राइट। इसको ऐसे समझें, ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट है मेरे दोस्तों, और इस लिथोस्फेरिक प्लेट में नीचे से एक पाइप के रूप में मैग्मा बाहर आ रहा है, राइट। मेरे को किसी ने बोला कि सर एक बात का जवाब दीजिए, जनरली आपने बताया था, जनरली मैग्मा जब बाहर आता है तब तो दो प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा होता है, यस और नो? प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा होता है जब मैग्मा बाहर आता है। मैंने बोला हाँ। तो क्या ये मैग्मा मार्जिन से बाहर आ रहा था प्लेट्स के? हाँ जी सर, प्लेट के मार्जिन से बाहर आ रहा था, प्लेट की बाउंड्री से बाहर आ रहा था। बट यहां पे जनरली क्या होता है, दिस मैग्मा, जो ये मैग्मा आ रहा है, ये प्लेट के, दिस मैग्मा इज राइजिंग, मैग्मा इज राइजिंग, मैग्मा इज राइजिंग within the plate, within the plate, not at the boundaries, not at the margins। ये margins पे नहीं, इस प्लेट के बीच में से आ रहा है, प्लेट के बीच में से मैग्मा बाहर आ रहा है। ऐसी जगहों पे जब भी मैग्मा बाहर आएगा तो उसको बोला जाएगा मेंटल प्लूम। कंडुइट का मतलब पाइप होता है मेरे दोस्तों। सो हॉटस्पॉट्स, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, हॉटस्पॉट्स आर दोज रीजन्स फ्रॉम वेयर मैग्मा राइजेस इन द फॉर्म ऑफ दिस कंडुइट पाइप, एंड जो ये मैग्मा है ये बहुत ही डीप, ग्रेटेस्ट डेप्थ से ऊपर आ रहा है, और जो ये कंडुइट है, इस कंडुइट को बोला जाता है मेंटल प्लूम। और जहां से, जिस जगह से ये मैग्मा आ रहा है, दिस सोर्स ऑफ मैग्मा, दिस सोर्स ऑफ मैग्मा इज टर्म्ड एज, सोर्स ऑफ मैग्मा इज टर्म्ड एज हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या हुआ? ऐसा जगह, ऐसी जगह, ऐसा स्पॉट जहां पे मैग्मा, जहां से मैग्मा विद इन द प्लेट का मतलब, इसको ऐसे मान लें, दिस मैग्मा इज नॉट राइजिंग एट प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट की बाउंड्री पे नहीं है, मार्जिन पे नहीं है, प्लेट के बीच में है। नॉट एट द प्लेट बाउंड्री और मार्जिन, ये क्या है? बीच में है। जो सोर्स है, जहां से ये मैग्मा बाहर आया, उस मैग्मा के सोर्स को बोला जाता है हॉटस्पॉट। नाउ आई एम सेइंग व्हेन दिस मैग्मा विल कम आउट, जब ये मैग्मा इस डायरेक्शन में ऊपर आएगा, तो क्या ये इस प्लेट को, इस प्लेट के साथ टकराने के बाद, क्या इस प्लेट के साथ टकराने के बाद दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा? यस और नो? हां जी, डेफिनेटली यस। टकराने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी शेप इस तरीके से हो गई है? ध्यान से देखना, क्या इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी? टी शेप, यस और नो? डेफिनेटली यस। तो इसको बोला जाता है मशरूम शेप। ये कौन सी शेप है? मशरूम शेप के रूप में हमें दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा? सर मशरूम की शेप में दिखाई देगा, राइट। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा। मैंने बोला है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, एक ही बारी में समझना, रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सो प्लीज अपना माइंडसेट वैसा ही रखें। दिस इज अ प्लेट। इस प्लेट के बीच में से, बाउंड्रीज से नहीं, प्लेट के बीच में से जब भी बहुत ग्रेट डेप्थ से पाइप के रूप में मैग्मा बाहर आएगा,
ऊपर जाके टकराएगा और फैल जाएगा, तो इसको हम मशरूम शेप बोलेंगे। हाँ जी सर, मशरूम शेप बोलेंगे। उसके बाद ये मैग्मा किस तरीके का है? बेसिक मैग्मा है, इसलिए इसकी फ्लूइडिटी है। फिर मुझसे कोई पूछता है सर ये पता कैसे चलेगा कहां से आ रहा है? ये पता कैसे चलेगा कि ये कहां से आ रहा है? ये पता चलने का, और ये पता कैसे चलेगा कि ये कहां कहां पे हो रहा है? अब ये पता कैसे चलता है ये मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि वर्ल्ड पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये फिक्स्ड लोकेशंस हैं, जहां पे ये फिक्स्ड लोकेशंस हैं। इन फिक्स्ड लोकेशन को हमने याद रखना है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हो सकती हैं आगे भी जहां पे ये हॉटस्पॉट बन जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अभी के लिए तो हमें कुछ लोकेशंस पता है, बट भविष्य में भी कुछ ऐसी लोकेशंस जनरेट हो सकती हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि लोकेशन जो है, ये लोकेशंस जो है, ये कुछ तो फिक्स्ड है और कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। इसी कारण से क्रस्ट के नीचे है मेरे दोस्त, क्रस्ट के ऊपर नहीं है। राइट, अब मशरूम शेप बन गया। अब ये फिशर टाइप से बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी मर्जी है, इसलिए नहीं आएगा। राइट, पहले भी बोला है आ तो जब जिस तरीके से आ रहा है वो समझ लो। राइट, अब आएगा बाहर भाइयों, रुको तो, इत्मीनान रखो, प्लेट फाड़ के भी बाहर आएगा। राइट, अब देखो, हाँ इन फ्यूचर दिल्ली में भी हो सकता है, इन फ्यूचर जहां तुम बैठा तुम्हारी कुर्सी के नीचे भी हो सकता है। फेयर इनफ, सो इट कैन बी एनीवेयर। सो ये डिपेंड करता है, जो बहुत इंटीरियर है, जो हमारा अर्थ का बहुत बड़ा इंटीरियर है, उस इंटीरियर से बेसाल्टिक मैग्मा का पाइप के रूप में बाहर आना, मेंटल प्लूम के रूप में बाहर आना, और उससे बाहर आने के बाद मतलब जब ऊपर आना, और ऊपर आने के बाद क्रस्ट के नीचे से दो भागों में बट जाना। राइट, इसको हमने बोला, क्या बोला? हॉटस्पॉट बोला। मेंटल प्लूम और उसके सोर्स को बोला हमने हॉटस्पॉट। एक बार ये फोटो देख लो ताकि थोड़ी सी दिल में आराम मिल जाए। ये हॉटस्पॉट है, खुद देखो, ये हॉटस्पॉट है जहां पे मैग्मा ऊपर आ रहा है एक पाइप के रूप में, और इस तरीके से फैल जाता है, इस तरीके से फैल जाता है। तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ दैट ये एक मशरूम शेप बनाता है, और जहां से जो सोर्स ऑफ दिस मैग्मा है, दैट सोर्स इज टर्म्ड एज हॉटस्पॉट। उस जगह को जहां से हॉटस्पॉट, जहां से मैग्मा ऊपर उठ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट। इसका लिंकेज डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री से है, थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट अभी तक जो समझाया क्या समझ में आया? तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं चाहिए मुझे, जो मैंने बोला वो समझ में आया? यार कैसी बच्चों की बातें करते हो यार तुम। अरे हाँ रे, जहां पे बन गया उसके बाद बंद हो सकता है। ठीक है, चलो, बहुत मुश्किल है तुम्हें पढ़ाना, बट एनीवेज चले, वापस आते हैं अपने एस्पेक्ट पे। यहां पे मैंने बोला कि ये एक मेंटल प्लूम था, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है कि ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट्स, टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट्स। कोई व्यक्ति कहता कि सर ऐसा क्या जरूरी है कि ये हॉटस्पॉट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट के नीचे से ही आए? मैंने कहा नहीं, वो ओशियनिक क्रस्ट के नीचे से भी हो सकते हैं, और ये हॉटस्पॉट्स कॉन्टिनेंटल टाइप के भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल टाइप के भी हो सकते हैं। तो फिर मुझसे उसने अगला सवाल पूछा कि सर अगर आप कॉन्टिनेंटल टाइप बोल रहे हो तो इसका एक एग्जाम्पल भी दे दो। इसका एक एग्जाम्पल है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क
ऑफ यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। फिर किसी ने बोला सर ओशियनिक है तो उसके भी तो एग्जाम्पल दो। उसके बाद ये था सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे को दिमाग में आता है वो तो सर आपने पहले ही बता दिया, दैट इज रीयूनियन आइलैंड। फिर उसके बाद सर आप और जवाब दो, तो मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला मॉरिशियस। मॉरिशियस ये भी आपने सुना होगा नाम, राइट। फिर और एग्जाम्पल दे दो। मैंने बोला कि सर जो हवाई आइलैंड्स हैं ये भी किसका रिजल्ट है, हॉटस्पॉट का ही रिजल्ट है। और एग्जाम्पल जो आइसलैंड बना हुआ है, जो आइसलैंड है वो भी क्या है, ओशियनिक हॉटस्पॉट के ही एग्जाम्पल है, राइट। एवरीवन गॉट माय पॉइंट, फटाफट जवाब दें। फेयर इनफ, राइट। चलिए ये तो हो गए टाइप्स ऑफ हॉटस्पॉट। अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैंने बोला कि ऐसा मान के चलें, ध्यान से समझें। मैंने बोला कि कोई भी एक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट हो या कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, इस प्लेट के नीचे से जब भी मैग्मा ऊपर की ओर आता है, मैग्मा ऊपर की ओर आता है और इस तरीके से फैल जाता है तो इसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, इसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। सर ने ये बोला है, इतना ही समझाया है, और ये जो रीजन है इसी को हमने क्या बोला था, हॉटस्पॉट बोला था। चलो इतना तो सर ने समझा दिया और ये समझ में आ भी गया। अब जो अगला स्टेप है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग बेताब भी थे। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते हैं। द आइडिया इज, लेट्स से ये जो प्लेट मैंने बनाई, ये जो प्लेट मैं बना रहा हूं ये एक ओशियनिक प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, राइट। ये कौन सी प्लेट है जी, ओशियनिक प्लेट है। क्या ओशियनिक प्लेट की थिकनेस कम होती है, हां जी सर, ओशियनिक प्लेट की थिकनेस कम होती है। अब यहां पे मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर आ रहा है, दिस मैग्मा इज कमिंग आउट, आउट ऊपर और इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, हॉटस्पॉट है, ये क्या है, हॉटस्पॉट है। अब धीरे धीरे एक बात बताओ, धीरे धीरे जब ये मैग्मा इस प्लेट के साथ संपर्क में रहेगा तो क्या इस प्लेट की जो थिकनेस है उसको कम करेगा? मैं कहता हूं हां, हम कम करेगा। क्यों क्यों कम करेगा? क्योंकि इस प्लेट को यहां से मेल्ट करता रहेगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग दिस प्लेट। ये नीचे से प्लेट को क्या करेगा, मेल्ट करता रहेगा। जब ये मेल्ट करता रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा, अब ये ओशियनिक प्लेट है तो ओशियनिक प्लेट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओशियनिक प्लेट के ऊपर तो भाइयों प्रेजेंट है क्या, पानी, पानी प्रेजेंट है। और क्या यहां पे मुझे देख के पता लग रहा है कि इरप्शन जो होना चाहिए वो सेंट्रल इरप्शन होना चाहिए या सेंट्रल इरप्शन होना चाहिए या फिशर? मैं कहता हूं जिस हिसाब से ये बाहर आ रहा है ये सेंट्रल इरप्शन का रूप लेगा। यस और नो? हां जी सर, ये सेंट्रल इरप्शन का रूप लेगा क्योंकि पाइप है, राइट। ये जो पाइप है, इस पाइप के चक्कर में ये सेंट्रली बाहर आएगा, और जैसे ही ये बाहर आएगा, जैसे ही ये बाहर आएगा तो क्या यहां पे पानी के संपर्क में आते ही जम जाएगा? यस और नो? बिल्कुल सही बात है, पानी के संपर्क में आते ही ये भाई साहब क्या हो गए, जम गए। पानी के संपर्क में आते ही ये भाई साहब जम गए, और जैसे ही जमे वैसे ही मुझे दिखाई दिया कि यहां पे तो एक माउंट बन गया। फेयर एनफ गाइस, यहां तक समझ में आया? आ गया जी। इसके बाद अगर ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस रहती है, अगर ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस रहती है तो क्या ये एक दिन पानी के ऊपर आ जाएंगे? यस और नो? क्या ये एक दिन पानी के ऊपर आ जाएगा? रिजेस नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत बढ़िया। जिस दिन ये पानी के ऊपर आ गया, क्या मैं बोल सकता हूं कि अब एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है? किसका फॉर्मेशन हो गया? आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया।
राइट। अब इस आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल देखो, जो मैंने यहां पे आपको एग्जाम्पल लिखे ना, ये रीयूनियन आइलैंड, मॉरिशियस आइलैंड, हवाई आइलैंड, आइसलैंड आइलैंड, ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं, these all islands have been formed with this practice of mental plume and hot spot। mental plume की डेफिनेशन क्या है थोड़ी देर में समझा दूंगा, सब कुछ क्या है। अब क्या ये आइलैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, दीज आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द हॉट स्पॉट्स। बहुत ही बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया कि हवाई आइलैंड ऐसे ही बना है। अब खुद सोचो कि हवाई आइलैंड, अगर मान लो ये हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड है, तो हवाई आइलैंड पे किस तरीके का मैग्मा बाहर आएगा, किस तरीके का मैग्मा बाहर आएगा, फटाफट बोलो, किस तरीके का मैग्मा बाहर आएगा? बसाल्टिक मैग्मा बाहर आएगा। और अरे अर्थक्वेक तो होंगे ही होंगे जहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी है। हवाई आइलैंड पे किस तरीके का? बसाल्टिक मैग्मा बाहर आएगा। और यहां पे जैसे ही बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये मैग्मा कुछ नहीं, हवाई आइलैंड पे बनने वाले शील्ड कोन्स ही हैं? यस और नो, फटाफट जवाब दें। ये शील्ड कोन्स ही तो हैं और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। इसीलिए बोला कि ये एक्सेप्शन इसीलिए है, दिस इज एक्सेप्शन। वाई? बिकॉज ये एक्टिविटी किसके साथ एसोसिएटेड है? हॉटस्पॉट के साथ एसोसिएटेड थी। इसीलिए हॉटस्पॉट के साथ एसोसिएटेड होने के कारण, हॉटस्पॉट के साथ एसोसिएटेड होने के कारण दिस टाइप ऑफ आइलैंड वुड बी द हवाई आइलैंड। अरे समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अब ये देखो कि ये जो हाइट, इसलिए हाइट तो बढ़ेगी, बट हाइट से ज्यादा खुद सोचो एक बात सोचो, पहले तो इनकी हाइट बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि जल्दी ठंडे हो रहे थे। मेरे को किसी ने ऑफलाइन क्लास में पूछा कि सर यहां तो ये इतना जल्दी पीक बन गया, बाहर आके पीक क्यों नहीं बन रहा? तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया, मैंने कहा बावले एक बात सुन, यहां पे जब मैग्मा बाहर आ रहा है तो वो किसके संपर्क में आ रहा है? पानी के। जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, तो पीक बन जाएगा। बट बाहर जब लैंड के ऊपर जब ये बाहर आएगा तो क्या फैलेगा? अरे मेरे को वो बात आदमी कहता कि हाँ सर अब समझ में आ गई बात, कि अब ये थोड़ा दूर तक जाएगा। इसीलिए यहां पे हमने देख लिया कि ऐसे तरीके के आइलैंड्स बनते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स, इस स्टेटमेंट का जवाब देना, हॉट स्पॉट्स आर responsible for the formation of volcanic island chain, yes और नो, फटाफट जवाब दें। अभी तो वो मैंने तो नहीं बोला एसिडिक मैग्मा था, क्या बावली बात कर रहे हो यार, मतलब एकदम वाहियात। मैंने कभी एसिडिक मैग्मा का नाम नहीं लिया, मैंने बोला जो भी हॉटस्पॉट्स हैं हमेशा कौन से हैं? बसाल्टिक मैग्मा के हैं, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिनको नहीं समझ में आया इट्स योर मिस्टेक नॉट माइन, राइट? यस। अब देखो, अब ध्यान से समझो, तुमने आंसर में यस तो लिख दिया, बट प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या हुई? तुमने एक वर्ड को नहीं देखा यहां पे, दैट इज आइलैंड चेन। मैंने बोला एक आइलैंड तो सर बन जाएगा, बट ये चेन कैसे बन रही है उसको समझाएं। अब यहां पे ध्यान से समझें मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, जो हमारे ये हमारी ओशनिक प्लेट, दिस इज आवर ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट के नीचे जो ये हॉटस्पॉट है, इसकी लोकेशन तो यहीं पे फिक्स है, ये तो हॉटस्पॉट है।
इसकी लोकेशन तो फिक्स्ड है। बट क्या ये प्लेट मूव कर सकती है आगे की ओर? यस और नो? अरे हमारे शील्ड कोन्स हॉटस्पॉट से ही तो बने हैं। क्या ये प्लेट आगे मूव कर सकती है? हां जी सर, बिल्कुल मूव कर सकती है। अब मूवमेंट ऑफ प्लेट हो रहा है, तो आज तो मान लो इस जगह पे, या ऊपर तो क्या है, पानी है, आज तो इस जगह पे क्या बन गए, आइलैंड्स बन गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्लेट के ऊपर यहां से मैग्मा आ रहा था। कुछ समय बाद ये प्लेट आगे चली गई, तो ये पीछे वाला हिस्सा था, अब वो वाला यहां पे आ जाएगा, तो क्या वहां पे भी माउंटेन्स बन जाएंगे? यस और नो? बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, क्या बात है, शानदार। जिनको समझ में आया बहुत अच्छे। व्हाट आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन हियर इज व्हेन दिस प्लेट विल मूव, सी, जब ये प्लेट मूव करेगी, जब ये प्लेट आगे की ओर मूव करेगी, तो क्या इस हॉटस्पॉट के नीचे जो पोर्शन आता रहेगा वहां पे आइलैंड्स बनते रहेंगे? हां जी, वहां पे आइलैंड्स बनते रहेंगे। इसीलिए ध्यान से अगर इस तस्वीर को देखा होता तो आपको एहसास हो जाता कि ये क्या कहना चाहती है। दिस फोटोग्राफ, सी हेयर, दिस फोटोग्राफ दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ इज, क्या ये चेन ऑफ माउंटेन बन गया? उसके अलावा अगर आप देखें, यहां पे देखें कि ये चेन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स बन गए। ये चेन बनती जा रही है, क्योंकि जब इस पार्ट के ऊपर आया तो यहां पे बन गया, पहले ये वाला पार्ट प्लेट आगे थी तो वहां पे बन गया, फिर ये वाला पार्ट आगे था तो वहां बन गया। तो बेसिकली है क्या, इसको ऐसे समझें, ये एक चेन, ये एक प्लेट है, यहां पे फिक्स है, यहां पे फिक्स है हॉटस्पॉट। जो भी प्लेट का भाग इसके ऊपर से गुजरेगा वहां पे आइलैंड बनता जाएगा। यस और नो? फटाफट जवाब दें। यस 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 यस। किसी ने हिरवा, अगर आपने जो बात बोली है मैं कंप्लीटली सहमत हूं, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में। उन्होंने कहा कि सर क्या ये बात सही है कि, ध्यान से देखो, वापस यहीं पे आते हैं हम अपने वाली स्लाइड पे, दिस स्लाइड वी वर टॉकिंग अबाउट। क्या आपने जो बात कही उसमें बोला हॉटस्पॉट जो है, हॉटस्पॉट तो क्या करता है, एक आइलैंड बनाता है। मैंने बोला हां जी, एक आइलैंड बनाता है। बट जब ये आइलैंड कब बनेगा, कौन सी प्लेट के ऊपर हॉटस्पॉट होगा? अगर हॉटस्पॉट ओशियनिक प्लेट के ऊपर है तो क्या बना देगा, आइलैंड बना देगा। ओशियनिक प्लेट के ऊपर है तो कहां क्या बना देगा, आइलैंड बना देगा। और अगर मान लो, अगर मान लो ये प्लेट जो है, ये जो प्लेट है मूव कर गई, ये प्लेट अगर मूव कर गई तो क्या आइलैंड की चेन बन जाएगी? फटाफट जवाब दें, क्या आइलैंड की चेन बन जाएगी? यस और नो? विल देयर बी दी चेन ऑफ आइलैंड? ये बात जो समझ गया मैं पक्का मान जाऊंगा कि मजा आ जाएगा मुझे। हॉटस्पॉट ने तो एक जगह पे आइलैंड बनाया। बहुत बढ़िया, राइट। अब दूसरी बात, एक और चीज, ये तो ओशियनिक है। अब मुझे किसी ने बोला कि सर अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट होती तो क्या हो सकता है? मैंने बोला भाई खुद दिमाग लगाएगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा। वो क्या था उसको ऐसे समझे, यहां पे जब प्लेट, यहां पे जब प्लेट, कहां गई रे, उस प्लेट को ढूंढे पहले तो, तुम्हारी वजह से सब गुम हो जाता है। हाँ ये रही, यहां पे जब प्लेट ओशियनिक थी तो उसके ऊपर क्या था, पानी था, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये जो प्लेट है, नाउ इफ दिस प्लेट इज नॉट ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या होगा? ध्यान से समझें, अगर ये प्लेट ओशियनिक की जगह कॉन्टिनेंटल होती, अगर ये प्लेट ओशियनिक की जगह कॉन्टिनेंटल होती,
ओशियनिक की जगह कॉन्टिनेंटल होती। तो क्या मैं कह सकता हूं जब ये हॉटस्पॉट से बाहर आ रहा है, जब ये बाहर आ रहा है मैग्मा, क्या ये जमेगा या फैल जाएगा? ये जमेगा या फैलेगा? फटाफट जवाब दें। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों, ये क्या करेगा, बहुत दूर दूर तक फैलेगा। तो क्या इसके फैलने से प्लेटू बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस और नो? डेफिनेटली यस। क्यों ऐसा हुआ खुद सोचो। जब मैंने बोला था रीयूनियन ये जगह है, रीयूनियन ये जगह है, और ये जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, और इंडियन प्लेट जब मूव करती रहेगी तो जहां जहां से गुजरेगी वहां वहां से मैग्मा फैलेगा। और ये मैग्मा कौन सा होगा? बेसाल्टिक और एसिडिक? बेसाल्टिक मैग्मा होगा। किस कलर का होगा सर? डार्क कलर का होगा। क्या डेक्कन लावा प्लेटू इससे बनेगा? हां जी सर, डेक्कन लावा प्लेटू यही है और कुछ भी नहीं है। यस और नो? बहुत बढ़िया, तो ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। ना ना, इधर कौन फॉर्म नहीं होगी मेरे दोस्त, क्योंकि प्लेट मूव भी कर रही है। और ये कौन बनने के लिए एक चीज और होती, अगर ये मैग्मा जल्दी से आते ही जम जाता, बट ये मैग्मा जमेगा नहीं, कॉन्टिनेंट पर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ओशियन के अंदर जब ये मैग्मा बाहर आता है तब आते ही पानी के साथ संपर्क में आके वो जल्दी जम जाता है, इसीलिए वहां पे कौन बन रहे थे। यहां पे क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इस कॉन्टिनेंटल प्लेट में हम ये नहीं कह सकते कि किस तरीके का इरप्शन हो जाएगा। क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक फर्क यहां पे आता है कि इस प्लेट की जो थिकनेस है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। थिकनेस ज्यादा होने के कारण क्या इरप्शन बहुत इजीली हो पाएगा? नहीं, यहां पे बहुत टुकड़े 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 होंगे, फिशर्स क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि ओशियनिक प्लेट को तो वो बिल्कुल तोड़ सकता है, क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट को तोड़ सकता है? नहीं जी, कॉन्टिनेंटल प्लेट को तोड़ सकता है क्या? फटाफट जवाब दो, अभी तुम्हारी बातों का जवाब दे देता हूं। नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल सही बोला। जब इनको नहीं तोड़ सकता, जब इसकी थिकनेस ज्यादा है, नहीं तोड़ सकता, तो क्या डेवलप करेगा? क्रैक्स डेवलप करेगा। और क्रैक्स डेवलप करने के बाद ये फैलेगा ऊपर के नहीं? यस और नो? ये फैलेगा। इसीलिए हॉटस्पॉट्स जो थे, इन हॉटस्पॉट को मैंने फिशर और सेंट्रल इरप्शन में, इस फिशर और सेंट्रल इरप्शन में काउंट नहीं किया था। याद है वो लम्हा? मैंने फिशर और सेंट्रल इरप्शन में सिर्फ एसिडिक और बेसिक मैग्मा तो बता दिए, बट मैंने ये नहीं बोला कि ये फिशर सेंट्रल होगा या फिशर इरप्शन होगा, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था? उसके पीछे लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि ये अभी भी एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि ये हम भले ही इसको हम बोल दे फिशर है, बट हम ये जानते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फिशर ही होगा, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यहां पे हमेशा हमेशा क्या होगा, सेंट्रल होगा। ये बात समझ में आ गई? क्या हम कह सकते हैं कि फिशर है कि सेंट्रल है? नहीं, इसीलिए हम इसमें फिशर और सेंट्रल की बात नहीं करेंगे। ऑल राइट गाइस, मेरे को भी पता है, कमेंट्स दिखते हैं मुझे, राइट, इसीलिए मैंने इन सब चीजों को एक साथ इनकलकेट कर लिया। हर चीज का जवाब है मेरे पास, घबराइएगा नहीं। तो जब हम ऐसे मैग्मा के बाहर आने की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल टाइप प्लेटू, नहीं मोहम्मद, इसमें सेंट्रल टाइप की हम बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए जब भी हॉटस्पॉट होगा तो उसको मैं वापस क्लासिफाई कर देता हूं। जब भी हॉटस्पॉट होगा तो हॉटस्पॉट के कारण दो चीजें हैं। जब ये हॉटस्पॉट कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, या कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट इसके ऊपर से गुजरेगी, तो क्या
ये कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर ये तोड़ के बाहर आ पाया, इफ ब्रेकिंग पॉसिबल हो गई, इफ ब्रेक्स, देन क्या बना देगा? प्लेटू बना देगा। क्या बना देगा? प्लेटू बना देगा। राइट। उसके बाद अगर ये ओशियनिक प्लेट हुई तो मुझे पता है ओशियनिक प्लेट की थिकनेस कम होती है, ये टूट जाता है, इसीलिए इसमें क्या बन जाएंगे? आइलैंड्स बन जाते हैं। इसमें क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स बन जाते हैं। और खुद सोचो एक बात, मैं दोबारा और डीप नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझा। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अगर इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के, अगर इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे मैग्मा इस तरीके से ऊपर कंडुइट में आ रहा है, राइट, क्या ये मैग्मा आसानी से बाहर आ पाएगा? खुद जवाब देना। क्या ये मैग्मा जल्दी से बाहर आ पाएगा? चाहे सेंटर हो चाहे फिशर हो, नहीं बाहर आ पाता, नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे क्या करता है वो, इसको ना क्या करेगा? मोड़ देगा, बीच में से, बीच में से उठा देगा ऊपर की ओर। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस और नो? मैं बहुत आसानी से इत्मीनान से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। हाँ जी। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जिसमें इथियोपिया आएगा। इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपियन हाईलैंड्स एग्जाम्पल इसी के होंगे। क्या ये पार्ट, क्रस्ट का पार्ट ऊपर उठ गया? हां जी सर, ये ऊपर उठ गया। तो क्या ये हाईलैंड बन जाएगा? थोड़ा उठा हुआ पार्ट, थोड़ा ऊंचा पार्ट, हाईलैंड यानी ऊंची लैंड बन जाएगी। यस और नो? बहुत शानदार। तो अगर ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो दिमाग एकदम सही चलेगा। बल्जिंग होगी, इसको बल्ज नहीं कहते, दिस इज बलूनिंग। इसको हम बोलते हैं बलूनिंग इंपैक्ट, राइट। समझ में आ गया यहां तक? यस एग्जैक्टली। इंडियन प्लेट फास्टर थी, ऐसी फास्टर भी नहीं है बावड़े कि वो तोड़ के बाहर नहीं। 15 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ रही है, तो प्लेट तो टूट सकती है ना, एक साल में सिर्फ 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है। सो इट इज क्लियर। सो हाईलैंड में तो कभी भी मैग्मा बाहर नहीं आ सकता। मैं ये देखो भाई, खुद सोचो, कोई मुझसे ये सवाल पूछता है ना कि कभी भी बाहर नहीं आ सकता, तो मैं उसका जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरे को और तेरे को दोनों को नहीं पता कि कब बाहर आ जाए, राइट, कब बाहर आ जाए। तो ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगता है कि आज, मैं तो आज की बात कर रहा हूं कि भाई आज नहीं बाहर आ रहा, कल को आना है तो अगले का प्लेट टूट गई तो आ जाएगा बाहर, राइट। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट में उठेगा, ओशियनिक प्लेट में तो क्या ये तोड़ देगा? हाँ जी तोड़ देगा। ओशियनिक प्लेट में क्या आइलैंड बन जाएंगे? हाँ सर बन जाएंगे। ये तो पार्ट एकदम क्लियर है। उसके बाद मैग्मा आएगा, सॉलिडिफाई होता रहेगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम के साथ। पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फ्यूचर में तो भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। शील्ड वोल्केनो में कंफ्यूजन है तो ओशियन, ये ओशियन की प्लेट है, इस ओशियनिक प्लेट से नीचे से मैग्मा बाहर आया, पहले बन गए आइलैंड, अब आइलैंड के बाद इसके ऊपर जो मैग्मा बाहर आ रहा है उसमें क्या बन गया? शील्ड वोल्केनो बन गया। कभी भी हाँ आ सकता है, राइट। ब्राजीलियन हाईलैंड नहीं, ब्राजीलियन हाईलैंड इसका एग्जाम्पल नहीं है, वो अलग तरीके से बनते हैं, वो अरावली के साथ बताऊंगा। ऑल क्लियर। चलिए, अब जब ऑल क्लियर हो गया तो एक और डिफिकल्ट पोर्शन, क्योंकि हॉटस्पॉट इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, हॉटस्पॉट का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ एक कनेक्शन है। सो आप हेडिंग डालेंगे कनेक्शन बिटवीन, सर शील्ड कौन ओनली ऑन ओशियनिक प्लेट? हाँ जी, शील्ड कौन ओशियनिक प्लेट पे, क्योंकि आइलैंड के ऊपर बना है वो, ठीक है। देखो, कनेक्शन बिटवीन
इससे ज्यादा तो मैं सवाल ले ही नहीं सकता भाइयों, क्योंकि बाकी टीचर्स ले लेते होंगे यार, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग है, मेरा सब्जेक्ट अलग है। ज्योग्राफी है हाईली टेक्निकल, राइट। ज्योग्राफी है हाईली टेक्निकल, और इसमें हर चीज का कारण भी नहीं है। कई बार तो मैं ऐसा बोलूंगा ये है तो है भाई, मान ले, राइट। उसके बाद कनेक्शन बिटवीन हॉटस्पॉट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब अगर जिसको ये समझ में आ गया ना, वो मान लेना कि वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है, और जिसको नहीं आया तो थोड़ी जिंदगी में फाइट ज्यादा है, राइट। अरे क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले मेरे को जवाब दो, मेरा दिल बैठ जाता है तुम्हें देख के ऐसे। मेरा ऑप्शनल भाइयों एंथ्रोपोलॉजी है, और एंथ्रोपोलॉजी में आई हैव गिवन 3 अटेम्प्ट्स, 292, 294, 296 मार्क्स थे। उसके बाद एक ऑप्शनल पहला अटेम्प्ट दिया था मैथ्स ऑप्शनल से, 288 यानी कि 288 नंबर थे। उसके बाद 2 बार इंटरव्यू दिया है, पहले और दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है। फिर पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 55-56 बैच पढ़ा चुका हूँ, 56 बैच पढ़ा चुका हूँ, 57वां बैच है तुम्हारा। 56वां बैच शाम को चल रहा है, जो कि दिल्ली में ऑफलाइन में है, ठीक है। इसके ज़्यादा तुम मेरा कुछ भी जानना चाहते हो तो कुंडली भेज दूंगा ठीक है ज्योग्राफी क्यों पढ़ाने आया किसी दिन जरूर शेयर करूंगा अपनी स्टोरी को तुम्हारे साथ, बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी अगर आप आगे आने वाले समय में क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ऐसे जोन में चल रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सिलेबस धीरे चल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि ये धीरे रहे, क्योंकि अभी जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, तो थोड़े समय में थोड़े समय में अपने आप सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी, राइट। बाकी ऑप्शनल के बारे में वी आर नॉट हियर टू कमेंट ऑन एनीथिंग। ऑप्शनल अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है, उसको पढ़ने वाला अच्छा बुरा होता है, राइट। इसको 3 घंटे करेंगे, टेंशन नहीं ना लो मेरे भाइयों, इसको बढ़ाऊंगा मैं, और 3.5 कर दो यहाँ के बोल तो भाई 3.5 घंटे तब मालूम चलेगा, राइट। चलिए, अब हम बता रहे हैं कनेक्शन बिटवीन हॉटस्पॉट एंड द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अब ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो हॉटस्पॉट जहां पे बनते हैं ना, उस हॉटस्पॉट में उसकी 3 आर्म्स होती हैं, उसके 3 लिम्ब्स होते हैं। 3 आर्म्स और 3 लिम्ब्स का मतलब यह है, जब भी ये हॉटस्पॉट बाहर आता है, तो मान लो ये कोई भी एक प्लेट थी, ये मान लो कोई एक प्लेट थी, इस प्लेट के ऊपर जब ये हॉटस्पॉट बाहर आया, तो इस प्लेट पे इस हॉटस्पॉट के 3 लिम्ब्स बाहर आए, ऐसे हॉटस्पॉट बाहर आता है। ये जो 3 लिम्ब्स आप देख पा रहे हैं, देन यू विल रियलाइज कि जब ये हॉटस्पॉट की एक्टिविटी हो रही है, दिस हॉटस्पॉट एक्टिविटी इज कमिंग अप, इज एक्टिंग, और ये जब हो रही है तो इसमें 3 लिम्ब्स के रूप में ये बाहर आती है, राइट। तो इसको ऐसे लिख लें कि हॉटस्पॉट इरप्शंस initially have three arms, इसकी पहले कितनी आर्म्स है? ये 3 आर्म्स इसकी दिखाई देती हैं जब हॉटस्पॉट बाहर आता है, ठीक है। लिम्स का मतलब, अरे 3 इसके हिस्से रहे बावले। दूसरी बात, जब ये 3 आर्म्स है, जब हॉटस्पॉट इरप्ट हो जाता है, तब क्या होता है? बट लेटर ऑन वन आर्म
one limb or arm gets deactivated, gets deactivated. अब ये क्या मतलब हुआ डीएक्टिवेटेड होने का? ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. हॉटस्पॉट इरप्शन जब होता है, जब हॉटस्पॉट इरप्शन होता है उसके 3 लिम्ब्स होते हैं इनिशियली. उसके बाद एक लिम्ब जो होता है, एक लिम्ब जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और जो बाकी के 2 लिम्ब्स हैं, जो 2 लिम्ब्स हैं वो एंड अनदर लिम्ब्स, जो बाकी के 2 लिम्ब्स होते हैं वो एक्सटेंड करने लगते हैं. यानी कि होगा ऐसे कि अगर ये 3 लिम्ब्स हैं, जब हॉटस्पॉट एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी होने के बाद ये जो दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स तो क्या होने लगेंगी? स्ट्रेच होने लगेंगी. ये तो स्ट्रेच हो गई, और एक आर्म क्या हो गई? डीएक्टिवेट हो गई. एक आर्म क्या हो गई? डीएक्टिवेट हो गई. अब पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि आदमी क्या बोल रहा है और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? फिर ये आदमी जवाब देगा कि इसका जो भी रीजन है, इसका जो भी रीजन है वो हमें आज तक नहीं पता. इसका हमें रीजन आज तक नहीं पता. ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑब्जर्वेशंस हैं. और ये ऑब्जर्वेशंस दिखाई दी गई, ये जो 3 आर्म्स दिखाई दी गई, उनसे एक ट्रायंगल बनता है. उस ट्रायंगल को बहुत ही फेमसली माना जाता है एफआर ट्रायंगल. ये जो एफआर ट्रायंगल है ये कहां पे है? ये एफआर ट्रायंगल ईस्टर्न अफ्रीका में है, यानी कि जिबूती के पास. जिबूती एक देश है. इस देश के पास एफआर ट्रायंगल का जंक्शन दिखाई देता है. ये जो ट्रायंगल बनता है इसका जंक्शन दिखाई देता है कहां पे? जिबूती के पास. अब ये पता लगा कि ये आर्म्स एग्जैक्टली है क्या? कुछ नहीं पता भाई, ना तेरे को मालूम, ना मेरे को मालूम, ना किसी और को मालूम. राइट. कहां पे ऑब्जर्व हुआ? हमने बता दिया अफ्रीका में ऑब्जर्व हुआ. और एक बात पता लगी कि यार ये बावली एक्टिविटी हो क्या रही है? हो ये रहा है जब भी ये बाहर आता है तो 3 इसके हिस्से हो जाते हैं. एक हिस्सा तो थम जाता है, 2 हिस्से और बढ़ने लगते हैं. अब खुद सोचो एक बात, दिमाग लगाना. दिमाग अगर लगाओगे तो जान जाओगे इस बात को. अगर मान लो ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये 3 आर्म्स बनी. ठीक है सर, मैं सहमत हूं, इस प्लेट के ऊपर 3 आर्म्स बन गई. फिर सर आप एक और एग्जांपल दो. मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लेट मूव की, यहां पे क्या था? हॉटस्पॉट था. यहां पे क्या था? हॉटस्पॉट था. और इस जगह पे 3 आर्म्स बन गई. थोड़ी देर बाद जब ये प्लेट मूव कर गई तो क्या 2 आर्म्स और बन गई और तीसरी आर्म ये बन गई? यस और नो? जैसे जैसे ये प्लेट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी 3 आर्म्स बनती जाएंगी. यस और नो? यस और नो? फटाफट जवाब दो. जब जब इस प्लेट का मूवमेंट होगा और ये प्लेट जब हॉटस्पॉट के ऊपर से जाएगी तो क्या ये हमेशा तीनों आर्म्स बनाएगी? क्या आर्म्स? क्या आर्म्स का क्वेश्चन मार्क लगा रहा है? तेरे को बता तो दिया भाई. बनी कैसे इसका भी जवाब दे दिया. 3 ही क्यों बनी इसका भी जवाब दे दिया कि हमें पता ही नहीं है. अगर पता होता तो भाई जिस दिन मेरे को मालूम चलेगा और तुम्हें मालूम चले तो मुझे फोन करके जरूर बताना. किसी भी भविष्य में किसी को भी मालूम चले तो बता देना. राइट. तो ये मैं बोल रहा हूं, जब वी डू नॉट नो हाउ एंड व्हाई दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, बट दिस इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, जब ये 3 आर्म्स बनी तो इन 3 आर्म्स में जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी, मैंने एक बात बोली थी कि कुछ आर्म्स तो क्या हो जाएंगी? डीएक्टिवेट हो जाएंगी. कुछ आर्म्स हो गई डीएक्टिवेट. दिस आर्म गेट्स डीएक्टिवेट, दिस इज गेट डीएक्टिवेटेड. ये भी क्या हो गई? डीएक्टिवेट हो गई. बट बाकी की जो आर्म्स हैं क्या वो एक्सटेंड करेंगी? हां जी, सर ने तो बोला था कि ये तो एक्सटेंड करेंगी. जब ये आर्म्स एक्सटेंड करेंगी तो क्या मैं कह सकता हूं, बहुत बहुत ध्यान से समझें, जब ये आर्म्स एक्सटेंड करेंगी
तब हमेशा मुझे एक चीज पता लगेगी कि यहां पे एक रिफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट में मैग्मा बाहर आ नहीं सकता। मैग्मा अगर बाहर नहीं आ सकता और ये आर्म जब आगे बढ़ती जा रही है तो क्या ये उस पूरी रिफ्ट में, यहां पे देखोगे तो एक आर्म इस डायरेक्शन में काम कर रही होगी, एक इधर काम कर रही होगी, और रिफ्ट बन जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस, बहुत शानदार। तो क्या इसमें एक रिफ्ट का डेवलपमेंट होगा? हां जी, एक रिफ्ट का डेवलपमेंट होगा। सो कैन आई से वन थिंग कि अगर मान लो कभी भी हमें यह देखना है कि जब भी हम बात करना चाहते हैं रिफ्ट वैली का, तो इस रिफ्ट वैली में मुझे एक चीज समझ में आई, कहीं पे भी ध्यान से सुन लेना, सीरीज ऑफ, अब जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान में रख लेना, सीरीज ऑफ, जब हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं किसी रीजन में, किसी भी रीजन में सीरीज ऑफ हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, तो क्या ये सीरीज ऑफ हॉटस्पॉट्स रिफ्ट का डेवलपमेंट करेंगे? रिफ्ट डेवलपमेंट करेंगे? यस और नो? फटाफट जवाब दें। इफ देयर इज series of hotspot, there will be the development of rift. राइट तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं एक और चीज, एक फोटो दिखा देता हूं भाई, किसी को फोटो देखने की बड़ी इच्छा थी, तो यहां पे हम मेरे पास अभी के दौर में फोटो तो भाइयों नहीं है, फोटो नहीं है, बट मेरे पास ड्राफ्ट लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक यहां समझ में आया? नहीं रे, मैग्मा ऊपर इसलिए नहीं आया क्योंकि कौन सी प्लेट थी? प्लेट थी भाई कॉन्टिनेंटल प्लेट। सो जो ये प्लेट थी, ड्रिफ्ट डेवलपमेंट कहां पे होता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट में ही होता है। राइट, ठीक है। अब यही तो फर्क था, जब ये प्लेट ओशियनिक थी तो वोल्केनिक आइलैंड्स बन गए थे। राइट, जब ये वोल्केनिक प्लेट ओशियनिक थी, जब ये प्लेट ओशियनिक थी तो ये आइलैंड क्या हो गए? आइलैंड की चेन बन गई। बट जब ये तीन आर्म्स हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां पे फोटो चाहिए, तो अगर ये हमारा अफ्रीका है और इस अफ्रीका में हम देखें कि ये रीजन, इस रीजन में, जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में हो क्या रहा है? एक अफ्रीकन वैली है, रिफ्ट वैली। हां जी सर, रिफ्ट वैली है। क्या ये रेड सी रिफ्ट वैली का पार्ट है? हां जी है। क्या ये रिफ्ट वैली इस डायरेक्शन में, क्या ये रिफ्ट वैली इस डायरेक्शन में डेड सी तक जाती है? हां जी सर, जाती है। क्या इस रिफ्ट वैली का एक हिस्सा इधर आ रहा है? हां जी सर। क्या इस रिफ्ट वैली का एक हिस्सा इधर जाता है? हां जी सर, इधर जाता है। राइट, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि ये जो पार्ट है, ये जो रिफ्ट वैली है, क्या मैं कह सकता हूं अफ्रीका की जो ये प्लेट है, इस प्लेट के नीचे, इस प्लेट के नीचे अगर 7-8 हॉटस्पॉट थे, राइट, इस प्लेट के नीचे 7-8 हॉटस्पॉट थे और सातों आठों हॉटस्पॉट ने मिलके यहां पे रिफ्ट क्रिएट की। क्या ये सही स्टेटमेंट होगा? जवाब दे दो, मेरा दिल बैठ जा रहा है। यस एवरीवन, बहुत अच्छे,
समझ में आ गया कि ये प्लेट थी, इस प्लेट के नीचे अगर ये सारे के सारे क्या थे, बहुत सारे हॉटस्पॉट थे, सीरीज ऑफ हॉटस्पॉट थे, तो ये किसका डेवलपमेंट करेंगे, ये किसका डेवलपमेंट करेंगे भाइयों, ये डेवलपमेंट करेंगे बहुत बढ़िया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। किसका, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। अब आपको कंक्लूजन चाहिए था, तो मैं कंक्लूजन दे रहा हूं विद दी हॉटस्पॉट्स। ये कंक्लूजन आपको बहुत मदद करेगा, तो ध्यान से समझना हॉटस्पॉट से क्या क्या हो रहा है। इतना बड़ा टॉपिक है, राइट। अब खुद सोचो कि क्या मैं ये कह सकता हूं विद दिस हॉटस्पॉट, चेन ऑफ volcanic islands will be formed, volcanic islands will be formed। हाँ जी, सही बात बोली सर आपने, चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स विल बी फॉर्म्ड। साथ साथ जवाब देते रहना। राइट। दूसरी बात, क्या मैं ये कह सकता हूं जहां पे ये जो प्लेट होगी, वोल्केनिक आइलैंड्स वाली जो प्लेट होगी, ये ओशियनिक प्लेट होगी। हाँ जी सर, ये ओशियनिक प्लेट होगी। क्या मैं कह सकता हूं अगर यही हॉटस्पॉट कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर है, इफ द प्लेट इज कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इस प्लेट में ये डोमल शेप बनेगी, डोम बन जाएगा, डोमल अपलिफ्टमेंट कैन बी देयर, डोमल अपलिफ्टमेंट कैन बी देयर, यस और नो। जिसका एग्जाम्पल डोमल अपलिफ्टमेंट, जी हां, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं, अब मैं बहुत ही ध्यान से सारी चीजों के डाउट को खत्म कर रहा हूं। ये जो दोनों चीजें हैं, ये जब एक हॉटस्पॉट प्रेजेंट होगा तब बनती हैं। कब बनती हैं? एक हॉटस्पॉट। चेन कैसे बनी? क्योंकि प्लेट मूव कर रही थी, क्योंकि प्लेट मूव कर रही थी। तीसरा रिलेशन, अब जो मैं बार बार पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। तीसरा रिलेशन है इसका ईस्ट, और यू कैन से ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के साथ, यस और नो। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये कब बनेगा मेरे भाइयों? ये तब बनेगी जब प्लेट के नीचे मल्टीपल हॉटस्पॉट्स आर देयर, प्लेट के नीचे मल्टीपल हॉटस्पॉट्स आर देयर। ये समझ में आ गया? चलो, इतना प्यार से भाइयों कभी नहीं पढ़ाया तो थोड़ा पेशेंस चेक ना करें। मल्टीपल हॉटस्पॉट्स आर देयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप सब लोगों ने मुझे बता दिया, बहुत अच्छे। इसका एग्जाम्पल है इथियोपिया, इथियोपिया। यहां पे अब देखो, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं, ये ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, और प्लेट क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसके नीचे ओनली वन हॉटस्पॉट, एक हॉटस्पॉट है, एक ही हॉटस्पॉट है, और वो क्या बना रहा है? आइलैंड की चेन बना रहा है। चेन क्यों बना रहा है? क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही है। दूसरा, प्लेट कौन सी है? कॉन्टिनेंटल। कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल। और कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे मल्टीपल हॉटस्पॉट्स हैं, मल्टीपल हॉटस्पॉट्स। और ये मल्टीपल या चेन ऑफ हॉटस्पॉट्स, चेन ऑफ हॉटस्पॉट्स क्या इस प्लेट के अंदर ये भाई मिलके रिफ्ट क्रिएट करेंगे? ये रिफ्ट क्रिएट कर देंगे। अब समझ में आ गया क्या? अभी तो भाई बहुत सारी चीज पड़ी है इसमें। क्या मैं कह सकता हूं? डी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
रेड सी, रेड सी का डेवलपमेंट भी इसी प्रोसेस से हुआ होगा, यस और नो? क्या यस? तो ये हमारी है कहानी किसकी? हॉटस्पॉट की। ये कहानी है किसकी? हॉटस्पॉट की। तो खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद, ये खत्म होने के बाद अब हम बात करेंगे अगले एस्पेक्ट की। यस, डाइवर्जेंट जो रिफ्ट है वो डाइवर्जेंस से बनता है, और डाइवर्जेंस के पीछे कारण क्या है? हॉटस्पॉट है। और हॉटस्पॉट की कोई लोकेशन हमें इस दुनिया में मालूम नहीं है, और फिक्स नहीं है, मालूम बहुत सारी हैं, राइट। बस जैसे डाइवर्जेंस हो गया, रिफ्ट वैली हुआ, रिफ्ट वैली के बाद रेड सी बन गया, कहानी खत्म, दैट्स इट। अब बहुत बार रिपीट हो गया है, बहुत बार सारा कर दिया है। रेड सी कैसे? क्योंकि अरे खुद सोचो ना, क्योंकि जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, कल बात की थी ना डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, अगला स्टेप क्या है? रिफ्ट वैली है। मेरे को तो अगला स्टेप बता दो, रेड सी के बाद और भी एक अगला स्टेप है। बहुत बढ़िया, रिफ्ट लेक। बिल्कुल सही, किसी ने बीच में जवाब दिया, ओशियन, ओशियन के अंदर क्या मिड ओशियनिक रिज होगा? अरे होगा कि नहीं? मिड ओशियनिक रिज भी होगा, मिड ओशियनिक रिज भी होगा। क्यों रे? इसके बाद का तो सारा पोर्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो है, ये तो सारा हमने कहां पढ़ लिया? डाइवर्जेंस में। ये सारा किससे रिलेटेड है? डाइवर्जेंस से। और डाइवर्जेंस किससे रिलेटेड है? हॉटस्पॉट से। तो लास्ट बार ये बात ध्यान रखें, जब सीरीज ऑफ हॉटस्पॉट होंगे तो रिफ्ट बनेगी, और ओशियन प्लेट के नीचे अगर प्लेट मूव कर रही है और एक हॉटस्पॉट है तो चेन ऑफ आइलैंड्स बनेंगे। हां, यह भी पॉसिबल है कि मल्टीपल हॉटस्पॉट कहां पे हो जाए? ओशियन के नीचे हो जाए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फाइट नहीं है। इसीलिए तो क्या मिड अटलांटिक रिज ऐसे थोड़ी बनी होगी। समझ में आ गया? चले आगे। तो चलिए, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द हॉटस्पॉट्स। बहुत टाइम लगा एंड आई एम कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट ऑफ माई एनर्जी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क एक कॉन्टिनेंट के नीचे पाए जाने वाली हॉटस्पॉट है। अब खुद सोचो, येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या होता है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, अगर यहां पे हॉटस्पॉट है तो क्या, हॉटस्पॉट है तो क्या ये कॉन्टिनेंट है? हां जी। क्या बाहर आ रहा है? नहीं, बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट की थिकनेस बहुत ज्यादा है। और मेरे को कोई कहता कि सर येलोस्टोन नेशनल पार्क ने, येलोस्टोन नेशनल पार्क में रिफ्ट क्यों नहीं बनी? तो मैंने बोला भाई वहां रिफ्ट इसलिए नहीं बनी क्योंकि वहां पे एक ही हॉटस्पॉट है, वहां पे एक ही हॉटस्पॉट है, सीरीज ऑफ हॉटस्पॉट नहीं है। और अगर एक ही हॉटस्पॉट है तो अगर मान लो ये वहां की क्रस्ट है, अगर ये येलोस्टोन नेशनल पार्क की क्रस्ट है, और इस क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के नीचे बहुत सारी रॉक्स, और यहां पे किसका प्रेजेंस? मैग्मा का। क्या ये मैग्मा एक्टिव है? हां जी, सर ने बोला एक्टिव है क्योंकि हॉटस्पॉट है। और ये एक्टिव मैग्मा क्या इन रॉक्स को गर्म करेगा? क्या इन रॉक्स को गर्म करेगा? यस और नो? फटाफट जवाब दें। बैलूनिंग से पहले क्या इसको गर्म करेगा? लेटर ऑन स्टेजेस में बैलूनिंग हो सकती है, कोई फाइट नहीं है संकेत जी, डेफिनेटली यस, राइट। तोड़ेगा तो प्लेटू बना सकता है, बट अभी ये बाहर आया ना रे, अभी ये बाहर नहीं आया। इस वजह से यहां पे अगर पानी चला गया तो पानी क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा भाइयों? ये पानी गर्म हो जाएगा। यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस हॉटस्पॉट होने के कारण जियोथर्मल एनर्जी बहुत अच्छी होगी? यस और नो? फटाफट जवाब दें। जियोथर्मल एनर्जी बहुत अच्छी होगी। यस। वाई?
राइट, नेक्स्ट टॉपिक हम रॉक्स पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स आर ऑल्सो देयर, यस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट ओनली। ठीक है, इसको हमने बोला हॉटस्पॉट्स। अब चलें, हॉटस्पॉट के बाद हम डिस्कस करना चाहते हैं अगला एस्पेक्ट, दैट इज गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। देखो, गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि आज एक बार जाके जो ये स्लाइड आपके साथ शेयर होगी उसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, बहुत बड़ी स्लाइड्स हैं, कल इसका पूरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। राइट, मैपिंग के लिए मैंने बहुत बढ़िया एक तरीका ढूंढ लिया है, और आप टेंशन ना लें, मेरे को भी कंसर्न है तुम्हारा कि तुम्हारा पेपर निकले, और उसके लिए मैं मैपिंग को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्लान कर रहा हूं, ताकि हम बीच में एक क्लास पूरी मैपिंग की रख लेंगे, ताकि हर रोज नहीं हो पाता तो एक क्लास पूरी मैपिंग की रख लेंगे, ताकि तुम्हारा एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। राइट, तो ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। अब ये मैंने आई टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट आई एम अनेबल टू कॉप अप विद द स्टूडेंट्स राइट नाउ, व्हाई, बिकॉज पढ़ाने में बहुत डिफिकल्टी होती है भाई तुम्हें। मैं शाम को 4 घंटे की ऑफलाइन क्लास लेता हूं, उसमें नहीं इतना थकता जितना मैं 2 घंटे में तुम्हारे साथ थक जाता हूं, ये सच्चाई है। राइट, और ये तो सच्चाई है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बिल्कुल मानोगे आप, पैर जवाब देने लग जाते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, इसीलिए बोला पेपर क्लियर कर लो भाइयों, पढ़ाना आसान नहीं है। ठीक है, पेपर क्लियर कर लो, पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो चलो फिर आ जाए हम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स पे। देखो, अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये जानना चाहते हैं। चलो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझें कि अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे मैग्मा एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट का मतलब यह है कि कई जगह पे हॉटस्पॉट्स का प्रेजेंस है, कई जगह पे कन्वेक्शन करंट एक्टिव है। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, बहुत दिमाग लगा के जवाब देना, जब मैं इंडिया में बात करता हूं तो मुझे पता है जो इंडियन प्लेट है वो बहुत ही मूव कर रही है, इसीलिए थोड़े दिनों पहले हमें अर्थक्वेक भी दिखाई दिए। जब ये इंडियन प्लेट मूव करती है तो उसके पीछे कारण क्या होगा कि सर हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा है, द रीजन इज द कन्वेक्शनल करंट्स। फेयर इनफ, कन्वेक्शनल करंट्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहां पे धरती के नीचे गर्मी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है? हां जी, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। उनका कारण क्या होगा? कई जगहों पे तो कन्वेक्शनल करंट्स बहुत एक्टिव है, कई जगहों पे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क है, और जैसे कि आइसलैंड है, जैसे कि हवाई है, रीयूनियन है, मॉरिशियस है, वो तो वहां पे तो हॉटस्पॉट है। तो क्या वहां पे अर्थ के नीचे गर्मी ज्यादा होगी, क्रस्ट के नीचे गर्मी ज्यादा होगी? मैं कहता हूं डेफिनेटली होगी। अब मैं कहता हूं इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में भले हॉटस्पॉट तो नहीं है, हॉटस्पॉट तो नहीं है, बट प्लेट बहुत एक्टिव है। एक्टिव प्लेट होने के कारण जो प्लेट करंट्स हैं, जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, उन एक्टिव कन्वेक्शनल करंट्स होने के कारण क्या होता है मेरे दोस्तों, वो करंट्स धरती के नीचे जो ये रॉक्स हैं, ये जो रॉक्स हैं, जैसे ये वाला मैग्मा है, इस मैग्मा के ऊपर की जो हीट है वो यहां की रॉक्स को क्या कर देगी, बहुत ज्यादा गर्म कर देगी। जब बहुत ज्यादा गर्म कर देगी इन रॉक्स को, तो उस सिनेरियो में क्या होगा उसको समझें। उस सिनेरियो में होगा ये कि जो यहां पे पानी लीक होके नीचे पहुंचेगा, क्या वो पानी गर्म हो जाएगा? मैंने बोला हां जी सर, पानी गर्म हो जाएगा। पानी तो गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। गर्म पानी की डेंसिटी कम होने के कारण ये पानी ऊपर उठेगा। जब ये पानी ऊपर उठेगा तो यहां पे नीचे का पानी जो है, नीचे का पानी जो गर्म होता रहेगा इन रॉक्स के साथ आके, वो धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा,
और क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, गर्म पानी के कुंड दिखाई देंगे। ऐसे गर्म पानी के कुंड जो मणिकरण है हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में तत्तापानी एक जगह है, लद्दाख में पूगा वैली है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हिंदुस्तान में जहां पे कन्वेक्शन करंट एक्टिव होने के कारण वहां की जो नीचे की रॉक्स हैं वह बहुत ही हीटेड अप हैं। जब ये रॉक्स हीटेड अप होंगी तो जो भी पानी अंदर परकोलेट करके गया, ये सारा का सारा पानी जब ये परकोलेट होके गया तो क्या ये पानी गर्म हो जाएगा? हाँ जी सर, ये पानी गर्म हो जाएगा। और जब ये पानी गर्म होगा तो ऊपर आएगा, तो उनको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग्स। उनको क्या नाम देते हैं हम? हॉट स्प्रिंग्स। गर्म पानी के कुंड को क्या बोला जाता है? हॉट स्प्रिंग्स। राइट, मणिकरण की जो जगह है वहां पे हम देख सकते हैं। अब यहां पे पढ़े कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स दोनों हैं। बट अब ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, हॉट स्प्रिंग तो गर्म पानी का कुंड है जहां पे पानी बहुत ही आराम से आपको दिखाई देगा। बट जब हम बात करेंगे गीजर की, ये तो क्या है? हॉट स्प्रिंग है। गीजर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? गीजर में गर्म पानी का कुंड जो है वो फाउंटेन के रूप में बाहर आता है। फाउंटेन के रूप में बाहर क्यों आता है? क्योंकि यहां पे पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया, इतना ज्यादा गर्म हो गया, इतना ज्यादा गर्म हो गया कि उसकी एनर्जी बढ़ी और बढ़ के एनर्जी सारी की सारी बाहर आ गई। ऐसी एनर्जी ज्यादा कहां पे होगी? मेरी बात का जवाब दो। ऐसी ज्यादा एनर्जी होने की जगह वो होंगी जहां पे प्रेजेंस होगा हॉटस्पॉट्स का, क्योंकि हॉटस्पॉट का मैग्मा बहुत गर्म है। इसीलिए येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो ये फोटो आप देख रहे हैं, दिस एंटायर फोटो इज फॉर येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क की ये फोटो है। मैं आपको कुछ एनिमेशन की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ दिस एंटायर थिंग कैन बी अंडरस्टूड। सी हेयर, ध्यान से देखना, मैं 1 मिनट बताता हूं आपको। वेट, तुम्हारे लिए बहुत इंतजाम किए मैंने। देखो, ये गर्म पानी का क्या है? सीधा कुंड है, सिर्फ गर्म पानी का कुंड है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? हॉट स्प्रिंग। दिस इज हॉट स्प्रिंग। उसके बाद ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? गीजर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे गीजर। डन? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। सो यहां पे देखो, हॉट गीजर्स में क्या होता है? जो स्टीम है वो पानी के रूप में बाहर आती है। राइट, क्यों? क्योंकि फाड़ के बाहर आएगी। अब एक बात बताओ, क्या ये प्रोसेस, क्या ये जो हॉट गीजर का जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? पहले एक गीजर बन गया, फाउंटेन के रूप में पानी बाहर आ गया। उसके बाद फाउंटेन के रूप में पानी बाहर आने के बाद थोड़ी देर फिर ये धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होने के बाद फिर ये बाहर आएगा। सो जो ये गीजर है, गीजर ऊपर लटका होता है ना, इसीलिए हम सोचेंगे कि ऊपर से नीचे से ऊपर पानी आ रहा है तो उसको गीजर बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? गर्म पानी का कुंड होता है। और क्या गीजर कॉमन है? नहीं, गीजर इस दुनिया में कॉमन नहीं है। गीजर जो इस दुनिया में कॉमन नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये बहुत कम लोकेशंस हैं। जैसे कि 3 लोकेशंस पूरी वर्ल्ड में ऐसी हैं जहां पे आपको गीजर्स दिखाई देंगे। बद्रीनाथ में आपको हॉट स्प्रिंग दिखाई देगा। इंडिया में गर्म पानी के बहुत सारे कुंड दिखाई देंगे, बट गीजर्स नहीं। गीजर्स हमें दिखाई देंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क में। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क की ही है। और उसके बाद दूसरी जगह जहां पे हमें गीजर्स दिखाई देंगे वो है आइसलैंड। वो क्या है? आइसलैंड। और तीसरी जगह है न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड, आइसलैंड और यूएसए यानी कि येलोस्टोन नेशनल पार्क, इन तीनों जगहों पे हमें किसका प्रेजेंस दिखाई देगा? गीजर्स का। और हॉट स्प्रिंग पूरी दुनिया में बहुत ही क्या है? कॉमन है। राइट, हॉट स्प्रिंग्स बहुत ही कॉमन है। इसीलिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसके साथ एसोसिएटेड है? जियोथर्मल एक्टिविटी के साथ। अर्थ की जो रॉक्स हीटेड अप हुई हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड है। आई होप यू हैव गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज हॉट स्पॉट्स आर, हॉट स्प्रिंग्स आर, गीजर्स आर। अरे हॉटस्पॉट नहीं है, बट इंडिया में कन्वेक्शनल करंट एक्टिव है कि नहीं है? हाँ जी, कन्वेक्शनल करंट एक्टिव है। इसीलिए ये हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के हमें तालाब दिखाई देते हैं वो इसीलिए दिखाई देते हैं। आई होप फेयर एनफ गाइस, राइट। कल और कोशिश करेंगे। आज शुरुआत मैंने थोड़ा तेज की थी, बट हॉटस्पॉट में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। जिनको भी पिछली एक दो क्लासेस में डिफिकल्टी हो रही है, मेरी बात माने, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है भी समझना, राइट। तो कृपया करके एक बार और इस लेक्चर को दोबारा पढ़ लें, सो दैट इसकी क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो आपको हो जाए, राइट। सो जो ये टेम्परेचर है, कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, अलग अलग जगह पे वेरी करेगा। हिंदुस्तान में जियोथर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 10,000 मेगावाट तक की जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल हम रखते हैं और हम चाहते हैं कि उसको हार्नेस करें। कल हम उसके रिलेटेड बात करेंगे और फर्स्ट हाफ में हम वोल्केनिज्म खत्म करके रॉक्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो।